दिया जाता है। प्रायः हम लोग संविधान पढ़ लेते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ लेते हैं, लेकिन साइंस का जो जनरल साइंस वाला पोर्शन है वो छोड़ देते हैं। जबकि जनरल साइंस से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जा रहे हैं और लगातार इनका परसेंटेज जो है बढ़ रहा है। जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं, प्रायः जो साइंस ग्रुप के बच्चे हैं, साइंस ग्रुप के जो कंपटीशन देने वाले कैंडिडेट्स हैं, वो इसको ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जनरल साइंस के क्वेश्चन हम सही कर लेंगे। जबकि जनरल साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो प्योर साइंस से थोड़ा सा अलग होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। आज हमने जनरल साइंस पर एक वीडियो तैयार किया है और जनरल साइंस के इस वीडियो में हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है। ये जनरल साइंस का फर्स्ट वीडियो है। इस फर्स्ट वीडियो में हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस एग्जाम्स में या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य विज्ञान की प्रगति के हैं और पूछे जाते रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को इसमें उठाया गया है। आमतौर पर इसमें जो भी प्रश्न उठाए गए हैं वो टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि इस तरह के क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक। तो मूल मात्रक आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा कि मूल मात्रक जो होते हैं, मूल राशियां होती हैं और उनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो ज्योति तीव्रता जो है एक प्रकार की मूल राशि है और जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फार्मूला है, सिस्टम इंटरनेशनल एसआई मानक, तो ज्योति तीव्रता का जो मूल मात्रक है उसे हम कहते हैं कैंडिला। तो इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि ज्योति तीव्रता का जो मूल मात्रक है उसे आप क्या कहेंगे? कैंडिला कहेंगे। पदार्थ की मात्रा का मूल क्या है? मोल है। पदार्थ की मात्रा का मूल क्या है? मोल कहलाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मित्रों दूरी का मात्रक है। कई बार पूछा गया है एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिखा जाता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये एक प्रकार की दूरी का मात्रक है। एस्ट्रोनॉमी में, खगोलिकी में बहुत लंबी लंबी सी दूरियां नापनी होती हैं और उन दूरियों को नापने के लिए जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कैसे मापा जाता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, ये मजदूरी लिख गया है, ये मजदूरी नहीं है, ये दूरी है। सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है मित्रों, इसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की आपकी दूरी। तो वैसे होती कितनी है? तो इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 1.495 गुणे 10 की घात 11 मीटर। तो वैसे ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। प्रकाश वर्ष बहुत कॉमन है, बहुत सब लोग जानते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष से ऐसा महसूस होता है जैसे ये समय का मात्रक हो, या समय का मात्रक नहीं है मित्रों। प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष होता क्या है? निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जो चली गई दूरी होती है, इसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है ना? अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है 9.46 × 10 की घात 15। इसी प्रकार एक और मात्रक होता है, इसे पारसेक कहते हैं। पारसेक क्या होता है मित्रों? या दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है उसे क्या कहते हैं? पारसेक कहते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है वो पारसेक है आपकी। प्रकृति में मूलतः बल जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग बहुत सारे बल पूछते हैं, बहुत सारे हम लोग बल पढ़ते लिखते रहते हैं, लेकिन जो प्रकृति में मूलतः बल होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं केवल। और विश्व के जो भी बल आपके हैं वो इन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं। एक है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है आपका विद्युत चुंबकीय बल, तीसरे को हम दुर्बल बल कहते हैं और चौथे को प्रबल बल कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के बल हैं। तो कहीं आपको अगर पूछा जाए कि कितनी बार, एक बार मुझसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा चुका है और उस समय मुझे पता भी नहीं था, मैं साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि प्रकृति में बल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल क्या होते हैं? विद्युत एवं चुंबकीय बल मिलकर के विद्युत चुंबकीय बल की रचना करते हैं। तो विद्युत चुंबकीय बल किससे मिलता है? विद्युत से और चुंबकीय बल से मिलता है। और यह जो विद्युत चुंबकीय बल है ये किसके माध्यम से काम करता है? या फोटान कण के माध्यम से काम करता है। फोटान जो कण होते हैं उनके माध्यम से काम करता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको पता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो विश्व की कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है? वो नियत होती है। तो इसको आप याद रखिएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। सोलर सेल क्या करते हैं? सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा है, सोलर है, सूर्य की ऊष्मा आई, सूर्य की ऊष्मा कैसे प्राप्त हो रही? प्रकाश के माध्यम से। प्रकाश ऊर्जा को सोलर सेल ने किस में कन्वर्ट कर दिया? विद्युत ऊर्जा में। और डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो क्या होता है? पवन चक्की चल रही है, हवा से पवन चक्की चल रही है, पंखा घूम रहा है, वो जो यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट हुई उसे डायनमो ने विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, डायनमो
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये मैंने कुछ आपके लिए डाल दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सौर सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये आपको समझ में आ गया है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर में जा क्या रहा है, बिजली जा रही है, तो विद्युत ऊर्जा है, और विद्युत ऊर्जा से वो उसको काम कर रहा है, वर्क जनरेट कर रहा है, तो विद्युत ऊर्जा को उसने यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन में हम बोलते हैं तो ध्वनि ऊर्जा गई, और ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, और लाउड स्पीकर के माध्यम से उस विद्युत ऊर्जा को फिर से क्या कर देता है, ध्वनि ऊर्जा में बदल के बाहर कर देता है। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और लाउड स्पीकर क्या करता है मित्रों, लाउड स्पीकर में क्या हो रहा है, लाउड स्पीकर आपने देखा होगा बड़ा सा होता है, उससे आवाज़ निकलती है, मतलब ध्वनि ऊर्जा को वो बाहर निकाल रहा है, यानी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है। सितार क्या करता है, सितार पर हम हाथ फेरते हैं, तार हिलाते हैं, इसका मतलब यांत्रिक ऊर्जा है, और उससे निकलती है ध्वनि, तो ध्वनि ऊर्जा में है। बल्ब का ट्यूब लाइट हीटर का जलना, ये क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में बदलते हैं। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जब जलती है तो रासायनिक क्रिया होती है, तो रासायनिक ऊर्जा होती है, और रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में बदलती है। कोयले के जलने में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत सेल में क्या होता है, विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा इकट्ठी होती है और विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होकर के हमें मिल जाती है। इंजन में क्या होती है, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो इनमें से कई पूछे जाते हैं, प्रायः डायनमो पूछा जाता है, तो प्रकाश विद्युत सेल पूछे जाते हैं, इनको आप तैयार रखिएगा। गुरुत्व जनित त्वरण स्मॉल जी आप लोगों ने पढ़ा होगा, F बराबर mg। हाँ, कई बार प्रूफ किया जाता है कि जी का मान जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो इसको आप याद रखिएगा कि जी का मान जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान और भार में अंतर आप समझते हैं ना, द्रव्यमान का मतलब होता है किसी पदार्थ में जो मात्रा है उसे द्रव्यमान कहते हैं, और जब उसमें स्मॉल जी जुड़ जाता है, गुरुत्वीय त्वरण जुड़ जाता है, तो उसे भार कहते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब अगर भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं हैं और उनको एक ऊंचाई से गिराया जाए, मुक्त रूप से वो गिर रही हों, तो उनमें जो लगने वाला समय होगा पृथ्वी तल पर पहुंचने वाला, वो समान होगा, उसमें समय में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी मित्रों, क्योंकि उसमें त्वरण क्या हो रहा है, जी क्या हो रहा है, समान हो रहा है। अच्छा, एक इसमें अगर कंडीशन हो, अगर हवा चल रही हो तब क्या होगा, हाँ अगर हवा चल रही होगी तो फिर उसके कारण दूसरी जो कंडीशंस हैं वो काम करने लगेंगी, वायु का दाब काम करने लगेगा, वायु की श्यानता काम करने लगेगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर कोई भारी चीज़ है तो वो जल्दी नीचे गिरेगी, और हल्की चीज़ है वो थोड़ा सा हो सकता है लेट में नीचे गिरे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर मुक्त रूप से गिर रही है तो गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वायु चल रही है, ऐसी अवस्था में गिर रही है, तो गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव पड़ेगा। पृथ्वी तल पर स्मॉल जी का मान तो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर अधिकतम क्यों होता है, बहुत सारे हमारे बच्चों ने पढ़ा भी होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा पर क्या होता है, पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए जी का मान जो है वहाँ पर कम हो जाता है। क्योंकि स्मॉल जी बराबर आप लोगों ने जो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा MEM/RE² होता है, यानी त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगी स्मॉल जी का मान उतना कम होगा। तो भूमध्य रेखा पर क्या होता है, भूमध्य रेखा पर आपकी त्रिज्या, भूमध्य रेखा पर तो पृथ्वी उभरी हुई है भाई, पृथ्वी जो है अगर हम उसको बनाएं तो ऐसी है, ठीक है ना, ये आपके पोल हो गए ये, तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो सबसे ज़्यादा है, और ध्रुवों की ओर जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो कम है, तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या ज़्यादा हो गई, तो भूमध्य रेखा पर ध्रुव जी का मान सबसे कम हो गया। और ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुवों पर त्रिज्या जो है वो कम है, तो जब ध्रुवों पर त्रिज्या कम है तो ध्रुवों पर जो स्मॉल जी का मान होगा वो अधिकतम होगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, पृथ्वी तल से अगर ऊपर या नीचे जाएंगे तो भी जी का मान परिवर्तित होता है। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट क्या होता है, यदि किसी कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई इतनी हो कि उसका परिक्रमण काल पृथ्वी की अच्छी गति के बराबर हो, तो उसे जियो स्टेशनरी उपग्रह कहते हैं। मतलब इसको समझते हैं, ये पृथ्वी है और ये उपग्रह है। अब पृथ्वी के घूमने की जो गति है और उपग्रह के चलने की गति है वो बराबर है, तो जब यहाँ से देखा गया तो यहाँ उपग्रह है, जब यहाँ पृथ्वी आई तो यहाँ उपग्रह आ गया, जब यहाँ पृथ्वी आई तो यहाँ उपग्रह आ गया, जब यहाँ पृथ्वी आई तो यहाँ उपग्रह आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं से भी पृथ्वी से देखा जाएगा उपग्रह स्थिर दिखाई देगा। ऐसे उपग्रह को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ये लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थिर होते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। 35,786 होता है, तो लगभग 36,000। अच्छा, जियो स्टेशनरी उपग्रह का उपयोग क्या होता है, तो इसका उपयोग होता है दूरदर्शन में, रेडियो प्रसारण में, दूर संचार में, मौसम संबंधी भविष्यवाणी में। तो इसको तो आप याद करना पड़ेगा आपको, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है सर जी, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन विज्ञान में द्रव्य की एक चौथी अवस्था भी मानी जाती है, जिसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। तो कहीं अगर लिखा हो कि द्रव्य की 4 अवस्था होती हैं और चौथी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, तो उसे आप गलत ना मानिएगा, उसको आप सही मान के टिक करिएगा। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से क्या करते हैं, दूध की शुद्धता निकालते हैं। ये दूध की शुद्धता किस सिद्धांत के आधार पर है, ये तैराव के सिद्धांत के आधार पर निकाली जाती है। तैराव का सिद्धांत क्या होता है कि अगर कोई भारी घनत्व की चीज़ है और उसमें कोई कम घनत्व की चीज़ डाली जाएगी तो उसमें वो तैरेगी। जैसे पारे पर
में अगर लोहा डाला जाएगा तो वो तैरेगा, लेकिन अगर वही लोहा पानी में डाला जाएगा तो वो डूब जाएगा। तो ये लैक्टोमीटर जो है, ये इसमें जो दूध की शुद्धता है ये तैराव के नियम पर आधारित है। लोहे का जहाज पानी पर तैरता है, वही चीज़ आ गई, परंतु लोहे की कील पानी में डूब जाती है। किस सिद्धांत पर आधारित है? इसे आर्किमिडीज साहब ने दिया था, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। बाकी इसे प्लवन का सिद्धांत या तैराव का सिद्धांत कहते हैं। लोहे का जहाज पानी पे क्यों तैरता है? तो आपको पता है, उत्प्लावन बल इसका मेन कारण है। लोहे की जो तली होती है वो चौड़ी होती है, उत्प्लावन बल ज़्यादा रहता है, पानी पे तैरता है। लोहे की कील जो होती है वो अपने आयतन के बराबर जल विस्थापन नहीं कर पाती है और पानी में डूब जाती है। पतली सुई पानी पर तैराई जा सकती है, या किस सिद्धांत पर आधारित है? तैराव के सिद्धांत पे मत टिक करिएगा, ये गलत हो जाएगा। पतली सुई जो पानी पर तैराई जा सकती है, या पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर आधारित। पृष्ठ तनाव का सिद्धांत क्या होता है कि द्रव जो होता है वो अपने पृष्ठ को तान के रखना चाहता है, तो जो पतली सुई है उसका भार बहुत कम होता है, तो वो पृष्ठ जो तना होता है उसी पर वो तैरती रहती है, ठीक है ना। अगर वो हल्की सी भी एक बार प्रवेश कर जाएगी तो डूब जाएगी। तो मैंने तो तैराई है कई बार इसको पढ़ने के बाद में। वर्षा की बूंदे व पारे के कण आदि गोलाकार होते हैं, या किस सिद्धांत पर आधारित है? या भी पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर। पृष्ठ तनाव को सरफेस टेंशन कहते हैं अंग्रेजी में, तो आप देख लीजिएगा, सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों और पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण पहुंचते हैं। भाई जड़ तो नीचे है सबसे, लेकिन उससे ऊपर की ओर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में चढ़ते चले जाते हैं। या किस घटना के कारण होता है? भाई क्या ऐसी घटना है कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत चढ़े जा रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो चढ़े जा रहे हैं इस घटना को कहते हैं केशिकात्व। ये भी पृष्ठ तनाव से संबंधित एक घटना है। द्रव का जो दाब होता है वो हर जगह पे समान होता है, आपने पढ़ा होगा P बराबर HdG का सिद्धांत। तो उसी सिद्धांत से केशिकात्व जो है बनता है। तो क्या होता है, अगर केशिका के बराबर एक पतली सी नली हो, उसको किसी पानी में द्रव में डुबो दो और वो नली अनंत हो तो अनंत छोर तक पानी पहुंच जाएगा। तो ये जो है केशिकात्व के द्वारा कितना भी ऊंचा पेड़ हो उसमें जड़ें जो है पानी ऊपर तक पहुंचा देती हैं। बादल आकाश में तैरते हुए प्रतीत होते हैं, या विज्ञान के किस नियम पर आधारित है? ये प्लवन के नियम पर आधारित नहीं है, ये श्यानता पर आधारित है। श्यानता क्या होती है? श्यानता का मतलब एक प्रकार की गाढ़ापन, हवा में भी गाढ़ापन होता है, तमाम सारी हवाएं होती, तमाम सारी गैसें होती, उनकी परतें होती, उन परतों के कारण बादल आकाश में तैरते हुए प्रतीत होते हैं। ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी बहुत तेजी से बहता है। क्यों बहता है इतना गाढ़ा होने पर भी? इसका भी मेन कारण श्यानता ही है, क्योंकि उसका घनत्व जो होता है बहुत कम होता है। जो उसका घनत्व होता है वो अधिक नहीं होता है ज्वालामुखी के लावे का, और घनत्व कम होता है, इसलिए वो बहता चला जाता है। पास्कल, बार, टॉर आदि किसके मात्रक हैं? कई बार पूछा गया है पास्कल किसका मात्रक है, आप गलत करके चले आते हैं। तो पास्कल जो है वायुदाब का मात्रक है। यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो क्या होगा? झूले का आवर्तकाल घट जाएगा। अब अगर इसको आप लोग समझना चाहते हैं तो फिर इसके लिए तो हमें भाई विज्ञान जो है थोड़ा गहराई में पढ़ना पड़ेगा। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो आवर्तकाल होता है वो लंबाई पर डिपेंड करता है ना। जब कोई लड़की खड़ी हो जाती है तो जो डोरी है उसका सर, आप सर से नापिए, तो डोरी से उसके सर की लंबाई क्या हो गई? घट गई। तो जो जब वो लड़की झूल रही है तो एक प्रकार का वो लोलक बनाती है। लोलक क्या होता है? ये कोई बिंदु है, ये कोई रस्सी है, ये ऐसे घूम रही, ये ऐसे घूम रही। तो जब कोई लड़की बैठी हुई है तो इसका जो आलम्ब है वो यहाँ पर है, तो ये लंबाई ज़्यादा है। लंबाई ज़्यादा है तो आवर्तकाल भी ज़्यादा है, क्योंकि आवर्तकाल किस पे निर्भर करता है? लंबाई पर। आवर्तकाल समझ रहे हैं ना? आवर्तकाल का मतलब एक यहाँ से यहाँ तक जाने में और फिर यहाँ से आने में जो लगने में समय होता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का मतलब टी या समय। तो अगर इसका फार्मूला देखेंगे तो ये होता है टी बराबर 2π√L/G। L/G, L का मतलब लंबाई। लंबाई ज़्यादा तो आवर्तकाल ज़्यादा, लंबाई कम तो आवर्तकाल कम। तो जब लड़की बैठी हुई थी तो ये लंबाई ज़्यादा थी, जब लड़की खड़ी हो गई तो ये लंबाई अब कम हो गई। लंबाई कम हो गई तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? झूले का आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है मित्रों। यदि किसी लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएं तो क्या होगा? भाई लोलक घड़ी किस पे डिपेंड करती है? लोलक घड़ी जो है वो डिपेंड करती है भार पर, लेकिन वहाँ पर कोई भार तो होगा नहीं, भारहीनता की स्थिति हो जाएगी। जब भारहीनता की स्थिति हो जाएगी तो घड़ी का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। भाई जी का मान शून्य हो जाएगा, जी का मान शून्य हो जाएगा तो घड़ी का जो आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। और अनंत हो जाएगा तो उपग्रह में लोलक घड़ी काम नहीं करेगी। तो इसे आप याद रखिएगा। अच्छा, ये मैंने जो है कुछ चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? सूर्य की जो तरंगें आती हैं उसको विभिन्न भागों में बांटा जाता है। किसके आधार पर? वेवलेंथ के आधार पर, तरंग दैर्ध्य के आधार पर। तो जो सबसे सूक्ष्म किरण होती है उसको गामा किरण कहते हैं। गामा किरण जो है सबसे सूक्ष्म होती है, और जो सबसे सूक्ष्म होती है तो भाई सूक्ष्म है तो सबसे ज़्यादा भेद देगी। भाई ये बताओ, ज़्यादा मोटा चीज़ होगा, मोटी कील होगी तो नहीं भेदेगी, पतली कील होगी तो खूब गहरे तक भेदेगी। तो गामा किरण सूक्ष्म है तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरण की होती है। गामा किरण का उपयोग किस में होता है? एटॉमिक न्यूक्लियाई में होता है, मतलब नाभिकीय विज्ञान में इसका प्रयोग होता है। ठीक है ना। दूसरी एक्स किरण होती है। एक्स किरण की भी भेदन क्षमता बहुत होती है, तो इसका प्रयोग एटम्स में होता है। तीसरा अल्ट्रावायलेट है। अल्ट्रावायलेट जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट को कहते हैं हम पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें जो होती हैं ये, इनका प्रयोग आपने देखा होगा कि
अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं कि त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं, इसीलिए हमारे वहाँ प्रकृति में ओजोन की छड़ यानी मालिक्यूल में इनका प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अल्ट्रावायलेट के बाद जो किरणें होती हैं विजिबल होती हैं, दृश्य होती हैं, दिखती हैं। उसका आपको सबको पता ही है कि हम क्या प्रयोग करते हैं। विजिबल रेज का सबसे ज़्यादा प्रयोग तो आपको पता ही है कि उससे हम देखते हैं विजिबल रेज से। अगर विजिबल करंट ना हो तो हम तो देख ही नहीं पाएंगे। तो ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि विजिबल रेज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हम देखते हैं किसी चीज़ को। इसके बाद क्या होता है, इंफ्रारेड होता है। इंफ्रारेड को कहते हैं अवरक्त किरण। अवरक्त किरण, इंफ्रारेड की खास बात क्या होती है, ये हीट इनमें होती है। जो हीट हमें मिलती है कहीं भी, वो हीट हमें कहाँ से मिलती है, अवरक्त किरणों से मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अवरक्त किरणें नहीं होंगी तो हमें हीट नहीं मिलेगी, और अगर हीट नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हीट नहीं मिलेगी तो जैसे हमारे कपड़े नहीं सूखेंगे, कपड़े हमारे हीट से सूखते हैं, हमें गर्मी का आभास नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंफ्रारेड किरणें। इसके बाद माइक्रोवेव होती है, आपने सुनी होगी, माइक्रोवेव ओवन होता है, खाना पकाने में काम आता है। तो सूर्य के स्पेक्ट्रम में जो माइक्रो तरंगें होती हैं, ये भी सूक्ष्म तरंगें होती हैं, ये काफ़ी काम करती हैं, ठीक है ना। इनकी जो वेवलेंथ होती है ये थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ जो है इनकी ज़्यादा होती है, अब ये बड़ी होने लगी थोड़ी सी। इसके बाद रेडियो तरंगें होती हैं। रेडियो तरंगों की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। मैंने आपको बताया कि वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो आवृत्ति कम होगी, तो आवृत्ति इनकी कम होती है। रेडियो तरंगे का जो प्रयोग होता है बहुत सारे रेडियो प्रसारण में होता है, सूचनाओं के प्रसारण में होता है। तो इनके और भी बहुत सारे यूज होते हैं, इसको देख लीजिएगा, लेकिन मोटा मोटा आप समझे रहिएगा, ठीक है ना। आवृत्ति जो है वो रेडियो तरंगों की कम होती है और गामा तरंगों की सबसे ज़्यादा होती है। इसको इस तरह से आप समझ लीजिएगा। और जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ होती है, वो सबसे ज़्यादा रेडियो तरंगों की होती है। तो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में उल्टा संबंध होता है, ठीक। ध्वनि तरंगे क्या होती हैं साहब, ध्वनि तरंगे जिन तरंगों की आवृत्ति लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड से लेकर के 20,000 कंपन प्रति सेकंड के बीच होती है। तो इन तरंगों की खास बात ये होती है कि मानव कान इन्हें सुन सकता है, तो इनको श्रव्य तरंगे कहते हैं। तो 20 से अगर 20,000 हर्ट्ज के बीच में है, हर्ट्ज से इसको नापा जाता है, तो उसे ध्वनि तरंग कहते हैं। कुछ माध्यमों में ध्वनि की चाल आप देख लीजिए, जैसे एल्यूमिनियम में आप देखिए ध्वनि की चाल कितनी दिख रही है भाई, 6420 मीटर प्रति सेकंड। तो एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा है, कांच में उसके बाद है, लोहा में उसके बाद है। तो एल्युमिनियम, कांच और लोहा, वो दे देगा, लिख देगा कि लोहे में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है, जबकि कांच में कम होती है। आपको लगेगा हाँ सही है, कांच के तो आर पार ध्वनि भी नहीं जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, कांच में ध्वनि की चाल बहुत तेज है, ठीक है ना। तो इसको गलत होने की संभावना है, तो इसको आप याद रखिएगा कि कांच में जो ध्वनि की चाल है वो ज़्यादा है और लोहे में कम है, ठीक है ना। जल में और कम है, यानी धातुओं में ज़्यादा होती है और द्रवों में उससे कम होती है, गैसों में सबसे कम होती है। तो अगर इस तरह से हम देखें तो ध्वनि की चाल जो है हमें लगता है कि वायु में ज़्यादा तेज होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ध्वनि की चाल धातुओं में ज़्यादा तेज होती है। जैसे कोई ट्रेन है, आप ऐसे खड़े रहिए, आपको उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, लेकिन पटरी पर कान लगाइए तो दूर से आती हुई ट्रेन की आवाज़ आपको सुनाई देगी। ये क्या है, ये ध्वनि की चाल का ही वो है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई माध्यमों मैंने लिख दिया है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से एक बार देख करके जाइएगा, ठीक है। ध्वनि के 3 लक्षण होते हैं, एक को कहते हैं तीव्रता, इंटेंसिटी, दूसरे को कहते हैं तारत्व, पिच, और तीसरे को कहते हैं गुणता, क्वालिटी। इन्हीं की वजह से हम ध्वनि को पहचानते हैं, अलग अलग करते हैं। जब रेलगाड़ी का इंजन सीटी बजाते हुए श्रोता के निकट आता है, श्रोता के निकट चला आ रहा है इंजन, तो बहुत तेज़ ध्वनि सुनाई दे रही है। जैसे ही इंजन श्रोता को पार करके दूर जा रहा है तो ध्वनि धीमी हो जा रही है। इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं डॉपलर प्रभाव। कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसको आप याद रखिएगा, इसको डॉपलर प्रभाव कहते हैं मित्रों, ठीक है। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ध्वनि में तो अगर आ रहा है और जा रहा है तो डॉपलर प्रभाव बदल जाता है, लेकिन प्रकाश में चाहे वो पास आ रहा हो चाहे दूर जा रहा हो, दिशा से डॉपलर प्रभाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी अगर लिखेगा कि प्रकाश में डॉपलर प्रभाव दिशा पर निर्भर करता है, तो ये गलत चीज़ लिख रहा है। तो आप देखिएगा, वैसे यूपीपीसीएस में सीधे सीधे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना कम है, लेकिन सीधे क्वेश्चन पूछा गया कई बार। यदि कोई तारा, ये बहुत बार पूछा गया है, यदि कोई तारा पृथ्वी की ओर आ रहा है तो उससे प्राप्त जो प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य किसकी ओर जाएगी, बैगनी सिरे की ओर। भाई प्रकाश के 2 सिरे हो गए, प्रकाश के सिरे को पहचानने का क्या तरीका होता है, उसको लिखते हैं विबग्योर, VI विबग्योर, इसको आप याद कर लीजिएगा। V का मतलब वायलेट, बैगनी, R का मतलब रेड, वायलेट के इस पार अल्ट्रा वायलेट, R के इस पार इंफ्रारेड, बीच में सबसे बीच में ग्रीन, और फिर येलो, इधर ऑरेंज, इधर ब्लू, इधर इंडिगो। अब आप बताइए, जब कोई आ रहा है तो आवृत्ति बढ़ी हुई महसूस होगी, तो बढ़ी हुई आवृत्ति किसकी होती है, बैगनी की, तो बैगनी रंग दिखाई देगा। और जब जा रहा है पृथ्वी से दूर तो घटी हुई आवृत्ति महसूस होगी, तो घटी हुई आवृत्ति सबसे कम किसकी होती है, रेड की ओर। तो आएगा तो धीरे धीरे इधर की ओर शिफ्ट होगा, यानी येलो, अगर पीला है तो हरा दिखाई देने लगेगा, हरे के बाद नीला दिखाई देगा, नीले के बाद बैगनी दिखाई देगा। और अगर दूर जा रहा है तो पहले बैगनी दिखाई देगा, फिर नीला दिखाई देगा, फिर हरा दिखाई देगा, और अंतिम में पीला दिखाई देते हुए लाल दिखाई देने लगेगा।
तो इससे आप उसको पकड़ लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको आप देख लीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानव के लिए कितने डेसिबल की ध्वनि सर्वोत्तम होती है? तो मित्रों 45 डेसिबल की जो ध्वनि है उसे सर्वोत्तम माना गया है। ये कई बार पूछा गया है, इसको गलती मत करिएगा, तमाम जगह आंसर गलत दिया रहता है, 45 डेसिबल टिक करके आना है बस। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है? 75 डेसिबल से अगर ऊपर की है तब उसे मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाएगा। मैंने बहुत जोर से देख करके इसको निकाला है, गलती नहीं करनी है, 75 डेसिबल टिक करके आना है। स्पष्ट प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि क्या होती है? आवाज़ गई टकरा करके आई, पहाड़ों में होता है, आपने देखा होगा, उसने आवाज़ लगाई किसी फिल्म में और उधर से आवाज़ लौट लौट के आ रही। तो इसके लिए स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, 16 मीटर से अधिक होती है, 16.6 होती है, तो 17 मीटर होनी चाहिए। सिनेमा हॉल की दीवारें खुरदरी सतह से क्यों बनाई जाती है? अनुरणन होता है। अनुरणन का क्या मतलब होता है? दीवारों से आवाज़ टकरा करके परावर्तित होती है और उसके कारण गूंजती है। तो इसलिए खुरदरी सतह से बनाने पे दीवारें उस आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, फिर आवाज़ गूंजती नहीं है। तो सिनेमा हॉल की दीवारें जो है खुरदरी सतह से बनाई जाती हैं। इसका कारण क्या है? अनुरण, या अंग्रेजी में कहते हैं इसको रिवर्बरेशन। ठीक है, किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल और उसी माध्यम में ताप दाब की परिस्थितियों में जो ध्वनि की चाल का अनुपात होता है उसे मैक संख्या कहते हैं। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी पिंड की चाल जो है 5 है किसी माध्यम में, और ध्वनि की चाल भी 5 है, तो 5/5 1 हो गया, इसको मैक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इस मैक संख्या का उपयोग क्या है इसको जरा देखते हैं। अगर मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल जो है सुपरसोनिक कहलाती है। ठीक, 1 से अधिक है। अगर 5 से अधिक है तो उसको हाइपरसोनिक कहते हैं, और अगर 1 से कम है तो उसको सबसोनिक कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, 1 से अधिक है मतलब 1 से 5 तक है, तब उसको क्या कहेंगे? सुपरसोनिक कहेंगे। और अगर 5 से ऊपर हो गई तो हाइपरसोनिक कहेंगे। तो कई बार आपने पढ़ा होगा मिसाइलों में कि यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है। तो सुपरसोनिक का मतलब हुआ कि ध्वनि की चाल के मैक संख्या इसकी जो है वो 5 गुने तक है, यानी ध्वनि की चाल से हम ऐसे कह सकते हैं कि ध्वनि की चाल से 5 गुना तक को सुपरसोनिक कहेंगे। और 5 से ज़्यादा हो गया, मान लो ध्वनि की चाल से 6 गुना तेज चल रहा है, 7 गुना तेज चल रहा है, 10 गुना तेज चल रहा है, तो उसको कहेंगे हाइपरसोनिक। और अगर ध्वनि की चाल से कम है तो उसको सबसोनिक भी कहते हैं। अच्छा, रेडियो जो है आपका बजता है वो ध्वनि के किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ध्वनि का एक सिद्धांत होता है अनुनाद का सिद्धांत। अनुनाद का सिद्धांत में क्या होता है? अगर दो चीज़ों की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति एक जैसी हो तो उसकी आवृत्ति के कंपन बहुत बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है, वहाँ से रेडियो सिग्नल भेजे जाते हैं, उसमें आवृत्ति होती है, और यहाँ से रेडियो में आवृत्ति होती है, और रेडियो की आवृत्ति और रेडियो सिग्नल की आवृत्ति जैसे मिली तो वही रेडियो स्टेशन आपको सुनाई देने लगता है। तो इसको अंग्रेजी में रिजोनेंस कहते हैं और अनुनाद भी कहते हैं। सीबैक का प्रभाव क्या होता है? भाई सीबैक का प्रभाव देख लीजिए। ठीक, क्या होता है, मान लीजिए 2 धातु के तार हैं, थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं। ये एक धातु का तार है किसी धातु का, और ये एक किसी दूसरी धातु का तार है। ठीक है, अब इन दोनों तारों को जोड़ के हमने एक परिपथ बना लिया। अब एक को हम रख रहे हैं खूब गर्म में और एक को रख रहे हैं खूब ठंडे में। तो जैसे ही इनके तापों के बीच में अंतर होगा तो इससे एक धारा बहने लगती है, इसे ताप विद्युत धारा कहते हैं। कई बार पूछा गया, इसको तैयार रखिएगा। और इस घटना को सीबेक का प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उत्तापमापी क्या होता है? बहुत दूर की वस्तु है, बहुत ज़्यादा ऊंचा ताप है, तो उसके पास जाके उसको थर्मामीटर तो लगाओगे नहीं कि अब जाके सूरज को थर्मामीटर से नापने लगे। तो सूरज को थर्मामीटर से मत नापना। इसको नापने के लिए जो नाप के लिए प्रयोग किया था उसको पायरोमीटर कहते हैं। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, विकिरण से उसकी नाप की जाती है मित्रों। प्रायः द्रव की खास बात क्या होती है? गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, लेकिन जल में एक उल्टा गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका आयतन घटता है। तो जब आयतन घटेगा तो घनत्व क्या हो जाएगा? घनत्व जो बढ़ जाएगा। भाई सब समझते ही हो आप, आयतन और घनत्व एक दूसरे के उल्टा होते हैं। और जैसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद गर्म करोगे फिर आयतन इसका बढ़ने लगेगा। इसे जल का असामान्य प्रसार कहते हैं। फायदा इसका क्या होता है? फायदा इसका ये होता है कि जैसे सर्दी हुई, सर्दी में क्या हुआ, बर्फ जम गई, पूरी बर्फ जम गई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन नीचे जो जल है वो क्या है, चूंकि उसका आयतन घटता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर, तो क्या है, वो जो ऊपर का तो बर्फ बन गई परत, लेकिन जो नीचे है, बर्फ के नीचे है जल, उसका तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थिर हो जाता है। तो इसका फायदा क्या होता है? जो जीव जंतु होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, नीचे का जो पानी है वो जम नहीं पाता है, क्योंकि घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। तो जब घनत्व खूब ज़्यादा भी डेंस होगा पानी तो भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो रहेगा ही। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा, तो इसलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जीव जंतु अपना जी जाते हैं। तो इसका फायदा होता है। विकिरण क्या होता है? भाई ऊष्मा के चलने के कई माध्यम होते हैं। एक माध्यम को कहते हैं चालन। चालन में आपको पता होगा कि अणु जो है चल के ऊर्जा दे देते हैं। संवहन में क्या होता है? संवहन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल के, चालन में कंपन के माध्यम से ऊर्जा देते हैं और संवहन में चल के ऊर्जा देते हैं। विकिरण एक ऐसा ऊर्जा के ट्रांसफर की ऐसी विधि है विकिरण, जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊर्जा सीधे चली और सीधे चली आई। आप पढ़ोगे आगे चल के कि जब सूर्य से निकलती है तो फोटान के बंडल होते हैं, जैसे रुई का बंडल होता है ऐसे फोटान के बंडल हैं, और बंडल के बंडल आते हैं और टकराते हैं और ऊर्जा देते हैं। तो इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निर्वात में भी ये चल सकते हैं, इनको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती फोटान को चलने के लिए। तो इसको विकिरण कहते हैं। तो विकिरण में जो ऊष्मा है वो तरंगों के रूप में चलती है और इन तरंगों को विद्युतचुम्बकीय तरंगे कहते हैं।
ठीक है, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जिसे मैं बताने जा रहा हूँ। किसी वस्तु की समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना है। दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से आधी होनी चाहिए। आधा होगा तो पूरा प्रतिबिंब बना देगा, एकदम सीधे आप देखोगे पूरा प्रतिबिंब बना देगा। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या होता है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, खूब सब गलत करके आते हैं। उत्तल दर्पण कैसा होता है? उत्तल मतलब फैला हुआ होता है, उसका तल उभरा होता है। जब उभरा होता है तो भाई इसको आप देखो, खूब बड़े क्षेत्र का जो प्रतिबिंब है इसमें दिखाई दे रहा है, तो खूब बड़ा क्षेत्र है, ये खूब बड़ा क्षेत्र है, इस छोटे से दर्पण में दिखाई दे रहा है, तो अब तो ये खूब बड़ा क्षेत्र दिख रहा है। तो जब खूब बड़ा क्षेत्र देखना है तो ट्रक चालक है वो अपने जो बगल के दर्पण में जो लगाएगा वो कौन सा लगाएगा? उत्तल दर्पण लगाएगा, क्योंकि उसको पीछे बहुत बड़े क्षेत्र को उस छोटे से शीशे में देखना है। तो इसको आप गलत मत करिएगा। तो उत्तल दर्पण द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब, प्रतिदिन लिख गया है वो प्रतिबिंब है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, उसे आप नेगलेक्ट करिएगा। एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है, इसलिए से ट्रक चालक या मोटर कार चालक यूज करते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है? अब अवतल दर्पण ऐसा होता है, अंदर की ओर घुसा हुआ है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो बहुत कम दूरी पे बन रहा है, मतलब इसमें कोई छोटी सी वस्तु है वो बड़ी करके दिख रही है। तो अगर छोटी सी चीज़ को बड़ी करके देखना है तब आपको अवतल दर्पण की जरूरत पड़ेगी। अब मान लीजिए दांत उखाड़ना है डॉक्टर को, तो आपके छोटे से दांत को बड़ा करके उसी अवतल दर्पण में देखेगा, तो दांत का डॉक्टर कौन सा दर्पण उपयोग करेगा? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाना है तो आपकी दाढ़ी को खूब बढ़िया बड़ा करके देखेगा तो आराम से बना लेगा। ठीक है, कान का डॉक्टर है, आँख का डॉक्टर है, तो ये डॉक्टर लोग कौन सा दर्पण उपयोग में लाते हैं? अवतल दर्पण। इसको बहुत गलत करते हैं बच्चे, ध्यान रखना। अपवर्तन क्या होता है? रात है, तारे टिमटिमा रहे हैं, आपने देखा होगा तारे टिमटिमाते रहते हैं। पानी से भरे किसी बर्तन में देखो सिक्का होगा वो उठा हुआ दिखाई देगा। पानी में कोई छड़ डुबो तो जितनी आधी आपकी पानी के बाहर होगी वो अलग दिखेगी और डूबी हुई अलग दिशा में दिखेगी। ये सब घटनाएं किसके कारण होती है? अपवर्तन के कारण होती है। अपवर्तन होता है क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा कुछ बदल जाती है, इसे ही अपवर्तन करते हैं। कहते हैं इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये है, ये प्रकाश ऐसे चला तो ये चला ऐसे है, इसको चला जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं जाता है, जब माध्यम चेंज होता है ये थोड़ा सा मुड़ जाता है, ऐसे जाता है, तो इसीलिए जो है वो जो छड़ है वो टेढ़ी दिखाई देती है, तो इसको अपवर्तन कहते हैं। तो इसको आप लोग तैयार रखिएगा, अपवर्तन क्या होता है। हीरे की अत्यधिक चमक, हीरा जो है बहुत ज़्यादा चमकता है, रेगिस्तान में मरीचिका हो जाता है, कई बार कुछ नहीं होता, दिखने लगता है। एक ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? आजकल संचार में इसका प्रयोग होता है। ये सब किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक प्रकार का अपवर्तन है। अपवर्तन में कभी कभी क्या होता है कि ये जो किरण है ये इस तरफ गई ही नहीं, ये पूरी तरह से वापस लौट आई। ठीक है, तो ये कोण पर डिपेंड करता है। तो जब अपवर्तन ना हो करके अपवर्तित किरण पूरी तरह से उसी माध्यम में लौट आती है तो इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके आप देखते हैं कि हीरे को चमक दी जाती है और ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। कई बार पूछा गया, इसको आप ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर के क्या क्या उपयोग हैं जरा देख लीजिए। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में। विद्युत संकेत है, बिजली है, उसको प्रकाश संकेत में बदलने में कौन प्रयोग कर रहा है? ऑप्टिकल फाइबर। शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजना है तो शरीर के अंदर पतली सी ऑप्टिकल फाइबर डाली गई, इधर से लेजर किरण डाली गई, वो खर्च तो हो नहीं रही है, सीधे वहीं पहुंच गई। मनुष्य के आंतरिक भागों का परीक्षण करना है, उन पे सीधे से ऑप्टिकल फाइबर से एंडोस्कोप के माध्यम से उसको देख लिया गया। ठीक है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला है, भाई पानी क्या है? पानी का घनत्व तो ज़्यादा है, हवा का कम है, तो पानी के अंदर हवा का है तो बुलबुला दिखेगा तो वो उत्तल लेंस के समान, लेकिन व्यवहार कैसे करेगा? अवतल लेंस के समान। ठीक है, तो इसको समझ लीजिएगा। ये बुलबुला है तो दिखेगा तो ये उत्तल लेंस के समान, लेकिन दाब किधर की ओर है? इधर की ओर ज़्यादा लग रहा है, तो ये अवतल लेंस के समान जो है व्यवहार करता है। अच्छा, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, लाल रंग की सबसे अधिक होती है, हमने आपको बता दिया, इसलिए लाल रंग दिखता है। वेवलेंथ का मतलब खूब चौड़ी पट्टी है, इसीलिए देखिए लाल रंग खतरे का निशान लगाया जाता है, क्योंकि वो दूर तक दिखता है, जितना दूरी होगी लाल ही की ओर शिफ्ट होगा। जब दो कारें एक दूसरे की ओर आते हैं तो उनके प्रकाश के कारण चकाचौंध से दुर्घटना हो सकती है। इसे रोकने के लिए कारों में एक प्रकार का शीशा प्रयोग करते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पोलेराइड। तो पोलराइड क्या होता है इसको आप ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का शीशा है। इसका लाभ क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। पोलराइड क्या होता है? मान लीजिए प्रकाश है, तो प्रकाश में बहुत सारी दिशा में प्रकाश फैला होता है, ये है। ये पोलराइड शीशा क्या करता है? ये प्रकाश को सभी दिशाओं से रोक करके एक दिशा में कर देता है केवल। ठीक है, तो ये प्रकाश जो है जो सब दिशा में फैला था सिर्फ एक दिशा में दिख रहा है, तो चकाचौंध नहीं लगेगी अब। ठीक है ना, तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। आजकल सिनेमा घर में भी होता है, 3 डायमेंशनल चित्रों को देखने के लिए इसका प्रयोग होता है। पोलराइड के चश्मे पहने जाते हैं, पूछा गया कई बार। अच्छा, प्रकाश जो है एक आपने पढ़ा भी होगा कि कण के समान भी व्यवहार करता है और तरंग के समान भी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती है? इसे विवर्तन की घटना कहते हैं। विवर्तन की घटना क्या होता है? अगर कोई कण है उसके रास्ते में कोई चीज़ है तो टकरा के लौट आएगा, लेकिन प्रकाश क्या है? प्रकाश के रास्ते में कोई चीज़ है तो भी उसके पीछे प्रकाश पहुँच जाता है, तो इसी घटना को विवर्तन कहता है। विवर्तन का मतलब होता है कोनों पर थोड़ा मुड़ जाता है, तो ये बताता है कि प्रकाश जो है कण नहीं है, तरंग है।
आकाश का रंग नीला दिखाई दे रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? आकाश में बहुत सारे तत्व हैं, धूल कण हैं, उनमें सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, इसे प्रकीर्णन कहते हैं। कारण और भी हैं, मुख्य कारण ये है, लेकिन और भी कारण है। मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्रदान में दान किया जाता है? कई बार आया, बहुत बार गलत हुआ, मुझसे याद कर लीजिएगा। मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? कार्निया दान किया जाता है। इसी पे टिक करके चले आइए। किस अंग का कार्य आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम आइरिस करता है। आंख से निकट बिंदु की जो दूरी है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। होती कितनी है? मैं बहुत बार गलत करके चलाया, 15 सेंटीमीटर मार दिया, 25 सेंटीमीटर होता है, इसे याद कर लीजिएगा। रेटिना में 2 प्रकार की संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं, एक को शंकु कोन्स कहते हैं, दूसरे को छड़ रॉड्स कहते हैं। रंग का जो आभास होता है ये कोन्स की वजह से होता है हमें, ठीक है ना, इन्हीं की वजह से होता है, बेसिकली कोन्स की वजह से होता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष जिसको होता है वो निकट की वस्तु तो देख लेता है, दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। इसको भी गलत मत करिएगा कि निकट दृष्टि दोष का मतलब ये नहीं कि निकट की चीज़ें नहीं दिख रही, निकट की दृष्टि है। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की दृष्टि है, दूर का नहीं देख पाएगा। और इसके लिए प्रयोग क्या किया जाता है? निकट की दृष्टि है, दूर का नहीं दिख रहा है, तो आपको अभी मैंने बताया था दूर का दिखाना है तो अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखलाई पड़ती है, निकट नहीं दिखाई देती है, ठीक है। इसके लिए उत्तल, तो दूर को उत्तल से मिला दीजिए, ठीक है, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। एक जरा दृष्टि दोष भी होता है। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? वृद्धावस्था बहुत है, आँख की सामंजस्य की क्षमता घट गई, ना दूर का दिख रहा है ना पास का दिख रहा है, इसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष। इसके लिए बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एस्टिग्मेटिज्म क्या है? इसको अबिंदुकता कहते हैं। इसमें नेत्र जो है क्षैतिज दिशा में तो देख लेता है, ऊपर नीचे नहीं देख पाता है, इसके लिए एक बेलनाकार लेंस होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस में कुछ रंग जो है वो नहीं दिखते हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस आदमी आपने देखा होगा, जो परीक्षा आप लोग पास करोगे, नौकरी के लिए जाओगे, मेडिकल के लिए जाओगे, तो आपको पढ़वाएगा अक्षर, तो दिखने में नहीं आते हैं, तो हरे और लाल रंग की पहचान नहीं हो पाती इसको, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, हरे और लाल रंग की पहचान नहीं होती है, तो इसको कलर ब्लाइंड कहते हैं। अच्छा, चालक क्या होता है? जिन पदार्थों से होकर के आवेश बहता है उन्हें चालक कहते हैं। चांदी सबसे अच्छा चालक माना जाता है। कोई खोखला क्षेत्र है, ये कोई खोखला क्षेत्र है, इसके भीतर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। कोई खोखला क्षेत्र होता है तो इसके बाहर तो विद्युत क्षेत्र होता है, भीतर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, तो विद्युत क्षेत्र जो होता है शून्य होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई सर्कस में कोई खोखले क्षेत्र के भीतर कोई जादूगर घुस जाए, उसको करंट दे दिया जाए पूरी तरह से, तो उस जादूगर को कुछ होगा नहीं। अच्छा, महासागर में डूबी है कोई वस्तु, उसकी स्थिति जानना है, क्या करेंगे? एक सोनार तरंग होती है, उसका प्रयोग करते हैं। सोनार क्या होता है? साउंड इमेजिंग तरंगे होती हैं, ठीक है, साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग कहते हैं इसको। तो 9 संचालक इसका प्रयोग करते हैं, इसमें पराश्रव्य तरंगें जो है भेजी जाती हैं। अच्छा, वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, इनको याद कर लीजिए भैया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि पानी पर डूब जाती है, हमने आपको समझाया था, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और पारे से कम है। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है, सबसे बढ़िया होता है, वो होती 5500 एंगस्ट्रॉम। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। यदि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाएगा तो क्या होगा? कमरा गर्म हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। एक रडार जो शत्रु के वाहन की उपस्थिति का पता लगाता है, क्या प्रयोग करता है? रडार क्या करेगा? रडार में रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, मतलब रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। रात्रि दृष्टि में कौन सा प्रयोग करेगा? तो अवरक्त किरणें जो हैं वो हीट से काम करती हैं, तो रात में दिखा देंगी वो आपको। दूर संचार के लिए प्रयुक्त कौन सी तरंगें होती हैं? तो माइक्रोवेव होती हैं। आंतों में रोग हो गया किसी का, सीटी स्कैन करना है, कौन सी तरंग होगी? एक्स किरण होगी। सीधे क्वेश्चन आएगा, सीधे टिक करना है। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ते हैं, कौन सी तरंगें हैं? पराश्रव्य तरंगें हैं। टेलीविजन में रिमोट कंट्रोल से हम दूर से कंट्रोल कर लेते हैं, कौन सी तरंगें हैं? अवरक्त तरंगें हैं। टेलीविजन प्रसारण को सिर्फ संकेतों को प्रेषित करना है, इस तकनीक को क्या कहते हैं? इसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं, आयाम प्रसारण कहते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तंतु वाले बल्ब अब चलते नहीं है, लेकिन पहले चलते थे, टंगस्टन का बना होता था। घर की सुरक्षित सप्लाई के लिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज तार किसका प्रयोग बना होता है? फ्यूज तार ऐसी धातु का बनाएंगे जिसका गलनांक क्या हो? कम हो, ताकि जल्दी गल जाए, नहीं तो पता चला कि फ्यूज नहीं गला, वोल्टेज बढ़ा और पूरा इलेक्ट्रिक आपका घर का फूक गया। तो फ्यूज को गलना जरूरी होता है, तो फ्यूज जितनी जल्दी गलेगा उतना अच्छा रहेगा, तो उसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है, ठीक है। अर्धचालक होता है, ये अर्थ नहीं है। अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? गर्म करने पे घटता है। सामान्य का प्रतिरोध गर्म करने में घटेगा, बढ़ेगा, अर्धचालक का घट जाएगा। अच्छा, अतिचालकता क्या होती है? अतिचालकता ऐसी स्थिति है जब प्रतिरोध शून्य हो जाए, ठीक है ना। ऐसा कब होता है? जब बहुत कम तापमान पे किसी अर्धचालक धातु को लाओ तो उसकी एक समय ऐसा आता है कि प्रतिरोध उसका शून्य हो जाता है। प्रतिरोध शून्य का मतलब है कि धारा बढ़िया बह रही है, कोई धारा खत्म नहीं हो रही। एक बार धारा पैदा कर लो, उसी से पूरी सप्लाई करते चले जाओ। लेकिन होती कब है? माइनस में होती है, तो उतना, अब माइनस फ्रिज लेकर के तार बिछाओगे नहीं, तार में फ्रिज लगाओगे, बहुत महंगा पड़ जाएगा, उससे सबसे सस्ती बिजली है। तो इसलिए अतिचालकता कब फायदेमंद हो सकती है? अगर सामान्य ताप पे काम करने लगे तो बहुत फायदेमंद हो जाएगी। रिसर्च में लग जाओ सब लोग।
परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य तापमान पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, संपूर्ण अनंत। वही हमने बताया, चालकता समाप्त हो जाएगी, प्रतिरोध अनंत हो जाएगा। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? सिलिकॉन होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। हीलियम, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, आपने पढ़ा है सबने। समस्थानिक क्या होते हैं? समभारिक क्या होते हैं? समस्थानिक वैसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपने सुने होंगे। अगर प्रोटॉन समान हो तो उसको समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, एक पोलोनियम है, उसके सबसे ज़्यादा समस्थानिक बनाए गए हैं, 27 समस्थानिक है। पूछा जाए कभी, टिक कर दीजिएगा। नाभिकीय विखंडन कौन सी प्रक्रिया होती है? वह प्रक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक दो लगभग समान आकार के नाभिकों में टूट जाता है, इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो तैयार कर लीजिए बढ़िया से इसको। परमाणु रिएक्टर किस पे आधारित है? मैंने आपको बता दिया, परमाणु रिएक्टर भी नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। यूरेनियम 235 होती है, यूरेनियम 235 का नियंत्रित आप नाभिकीय विखंडन कराओगे तो परमाणु रिएक्टर बनेगा। अनियंत्रित कर दोगे तो परमाणु बम बन जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो संवर्धित यूरेनियम करेंगे, या थोरियम करेंगे, या प्लूटोनियम करेंगे। ठीक है, विखंडन प्रक्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉन हुए, उनकी गति बहुत तीव्र होती है। अगर उनको स्पीड को धीमा नहीं किया गया तो तहस नहस कर देंगे सब कुछ। तो उनको मंद करेंगे। मंद करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? भारी जल होता है एक। भारी जल क्या होता है? जैसे H2O जल होता है, उसी तरह D2O होता है, भारी जल होता है। तो भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग जो है उसको मंद करने के लिए करते हैं। विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरान की लंबी छड़ों का उपयोग किया जाता है। और ये छड़ें क्या कहलाती हैं? ये छड़ें नियंत्रक छड़ें कहलाती हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, नियंत्रक छड़ें क्या होती हैं। ठीक है, कैडमियम या बोरान की लंबी छड़ होती है। ये क्या करते हैं आपको मैं बता दूं, जैसे न्यूट्रॉन जो एक्स्ट्रा निकलते हैं उसको ये सोख लेते हैं, नहीं तो इतने निकल जाएंगे कि पूरे पृथ्वी पे तहलका मचा देंगे। ब्रीडर रिएक्टर कैसा होता है? एक ऐसा रिएक्टर है, मान लीजिए पेड़ पौधा है, पेड़ पौधे में क्या होता है? आप थोड़ा पानी डालते हैं और पौधा बड़ा होता है तो खूब सारे फल देता है। उसी तरह ब्रीडर रिएक्टर होता है। इसमें आप थोड़ा सा ईंधन प्रयोग करते हैं और आपका काम भी हो जाता है, ऊर्जा भी पैदा हो जाती है, उसके बाद उससे ज़्यादा ईंधन बन जाता है। तो ब्रीडर मतलब ब्रीड करता है, पैदा करता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, नाभिकीय संलयन क्या होता है? हमने आपको बताया था, दो या दो से अधिक नाभिक आपस में संयुक्त होंगे तो नाभिकीय संलयन कहलाएगा। इसके लिए बहुत अधिक उच्च ताप की जरूरत होती है। हाइड्रोजन बम और सूर्य की ऊर्जा ये नाभिकीय संलयन पर डिपेंड है। अभी इसका संलयन का जो है पॉजिटिव जो है अभी प्रयोग संभव नहीं हो पाया। फ्रांस में बहुत दिन से प्रयोग चल रहा है ITER में। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? मैंने आपको बताया था, प्रकाश को विद्युत में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो जैसे सिनेमा घरों में ध्वनि का उत्पादन है, टेलीविजन में, सड़कों पर लगी लाइटों में, स्वचालित दरवाजों में, अंतरिक्ष यान की बैटरियों में यही यूज किया जाता है। प्रतिदीप्ति क्या होती है? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जब उन पर प्रकाश डाला जाता है तो अवशोषित कर लेते हैं और उसके बाद जो है निचली आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो इसको प्रतिदीप्ति कहते हैं। इससे एक प्रकार की चमक उत्पन्न होती है। तो प्रदीप जो पदार्थ होते हैं इनको सड़क पर पेंट करने में इनका उपयोग किया जाता है। तो स्फुरदीप्ति क्या होते हैं? कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं कि जब तक लाइट रहती है तब तक प्रकाश जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जब लाइट कट जाती है तब चमकते हैं, तो ये स्फुरदीप्ति कहते हैं। अंधेरे में ऐसी चीज़ें यूज की जाती हैं, जैसे घड़ी मान लीजिए आपकी कमरे में लगी हुई है, लाइट कट गई तो उसमें स्फुरदीप्त पदार्थ लगाया जाता है, तो घड़ी के जो होते हैं अंक को चमकने लगते हैं, आप देख लेते हो। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक जो स्विच है उसमें लगा दिया जाता है, तो आप देख लेते हो अंधेरे में कहाँ स्विच है वो चमकने लगता है। ठीक है ना, कुछ पदार्थ मैंने लिखे हैं, पढ़ लीजिएगा। घड़ी की सुई, साइन बोर्ड, बिजली बोर्ड, रडार आपको मैंने बता ही दिया। लेज़र क्या होता है? लेज़र मोनोक्रोमेटिक तरंग होती है। अभी हमने मोनोक्रोमेटिक आपको बताया था पहले। इसमें प्रकाश तरंगों का उपयोग किया जाता है। लेज़र के उपयोग से सूचना तकनीक में CD DVD पर आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, दूरी और समय मापा जाता है, 3 डायमेंशनल चित्र खींचे जाते हैं, वायुयान किस पथ से उड़ेंगे उसका निर्धारण किया जाता है। प्रतिरक्षा में, रसायन में, स्वास्थ्य में, तमाम क्षेत्रों में इसका उपयोग है। इसको समझ बूझ के आप करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेजर तरंगें क्या होती हैं? लेजर में लाइट का प्रयोग किया जाता है और मेजर तरंगों में माइक्रोवेव का तरंगों का प्रयोग किया जाता है, बस इतना अंतर होता है। अच्छा, भूपटल में पाए जाने वाले तत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आसी, एलू, कैसोपाम, ये मैंने कोड बनाया था। आसी मतलब ऑक्सीजन, सी से सिलिकॉन, और एलू का मतलब एल्यूमिनियम, और कैल्शियम, और सोडियम, और पोटेशियम, और मैग्नीशियम। तो आपको इतना ज़्यादा नहीं ध्यान रखना, लेकिन ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सब कुछ याद रखिएगा। तो आसी, एलू याद रखेंगे तो आप पकड़ लेंगे कि भूपटल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक, मानव शरीर में तत्वों की औसत मात्रा क्या है? आका, हाई, नाक। तो आका, हाई, नाक क्या है भैया? मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा? आयरन, आयरन के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कार्बन। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसका जो है ये एक फार्मूला है, आका, हाई, नाक, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो इसको वैसे मुझे लिख देना चाहिए था, लेकिन अब आप लोग इसी से याद कर लीजिएगा। मैं जब आपको PDF सेंड करूँगा तो मैं उसमें जो है इसका लिख दूँगा। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में भी सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जा रहा है वो ऑक्सीजन ही पाया जा रहा है, और धरती पे भी आपने अभी पढ़ा आसी, तो धरती पे भी जो सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है वो क्या पाया जा रहा है? ऑक्सीजन ही पाया जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कौन सा दोनों जगह पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है दोनों जगह पाया जाता है। धरती पे भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जा रहा है और मानव शरीर में भी ऑक्सीजन पाया जा रहा है। तो अभी मैंने इसको आगे आपको जो है डिटेल में मैं इसको डिस्क्राइब किया है मैंने, तो थोड़ा सा डिटेल में हम इसको देखेंगे भी।
तो आप ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो भी ऑक्सीजन है, और आपका भूपटल में क्रस्ट में पाए जाने वाला भी तत्व जो है वो ऑक्सीजन है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये मतलब ऑक्सीजन है। परमाणु संख्या क्या होती है? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या जो होती है उसे परमाणु संख्या कहते हैं। तो परमाणु संख्या जो है वो सीधे सीधे प्रोटॉनों की संख्या है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। द्रव्यमान संख्या क्या है? किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला लेंगे तो द्रव्यमान संख्या आएगा। तो दोनों शब्द में थोड़ा थोड़ा अंतर, इसको याद रखिएगा। समस्थानिक क्या होता है? परमाणु संख्या अगर समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसको समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, पोलोनियम है। हाइड्रोजन का समस्थानिक एक ट्राइटियम है, ये रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करता है, इसको आप याद रखिएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो जो 1H3 आपका ट्राइटियम है वो रेडियो एक्टिव है, इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से तमाम सारी किरणें निकलती हैं, इनको रेडियो एक्टिव कीड़े नहीं कहते हैं, किरणें कहते हैं। तो इन किरणों को अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण कहा जाता है। अच्छा, अर्धायु क्या होता है? एक रेडियो एक्टिव तत्व है तो कोई समय ऐसा होगा जब वो विघटित होकर के आधा हो जाएगा, तो वह समय जिसमें वह अपनी कुल मात्रा का आधा हो जाता है उसे अर्धायु कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। रेडियो आइसोटोप डेटिंग क्या होता है? कोई रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, उसकी मात्रा घट के आधी हो जा रही, कितनी समय में हो जा रही, अगर इसका हमें जानकारी रहेगी तो हम क्या करेंगे, उसके आधार पर हम निकाल सकते हैं कि वो कितना पुराना है। तो इससे रेडियो डेटिंग से किसी नमूने के आधार पर उनकी आयु का निर्धारण करते हैं, इसको आइसोटोप डेटिंग कहते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी फेमस विधि होती है, उसको कार्बन डेटिंग कहते हैं। कार्बन डेटिंग में क्या करते हैं, जो जीवाश्म होता है, जो जीव होता है, उसमें कार्बन पाया जाता है, कार्बन का भी एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। तो कोई भी मृत शरीर में अगर उस रेडियो एक्टिव समस्थानिक की मात्रा हम देख लें तो उससे हम पता चल जाएगा कि वो कितनी उम्र है उसकी। अगर निर्जीव है तब क्या करोगे, निर्जीव में तो कार्बन होता नहीं है, तो उसके लिए एक यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा पुरानी चट्टान है तो यूरेनियम तो उसमें बचेगा नहीं, तो उसमें पोटेशियम आर्गन डेटिंग जो है प्रयोग की जाती है। अच्छा, रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के बहुत सारे उपयोग हैं। क्या उपयोग है? एक तो औषधियों में ट्रेसर के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, औषधियों में ट्रेस किया जाता है, औषधि को भेज दिया, रेडियो एक्टिव जो है वो बता देगा कि औषधि पहुंची कि नहीं पहुंची। इसी प्रकार मानव शरीर में ट्यूमर का पता लगाया जाता है रेडियो एक्टिव से। जमीन के अंदर बिछाई गई है जल पाइप प्रणाली, उसमें रिसाव है तो बता देगा रेडियो एक्टिव पदार्थ। पौधों में उर्वरक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें हमने डाल दिया रेडियो एक्टिव पदार्थ, वो चमक दिखा रहा है उर्वरक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। कोबाल्ट का एक समस्थानिक है, उसका इलाज कैंसर में किया जाता है, तो कैंसर और कोबाल्ट को मिला लीजिए, कोबाल्ट आएगा, कैंसर ठीक कर देना है। मस्तिष्क में ट्यूमर है तो भी कोबाल्ट से ठीक हो जाएगा। आयोडीन है तो आयोडीन आपको पता है थायराइड ग्रंथि में उत्पन्न विकार को ठीक करती है, तो ये तो सही हो जाएगा। सोडियम है तो रुधिर परिसंचरण तंत्र में अगर कोई विकार है ब्लड सर्कुलेशन में तो सोडियम काम करेगा। फास्फोरस है तो फास्फोरस हड्डी रोग के इलाज में काम करेगा। लोहा है तो लोहा एनीमिया में काम करेगा। यूरेनियम है तो यूरेनियम पृथ्वी के निर्धारण में प्रयोग किया जाएगा। कम क्रियाशील अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं तो उनका प्रयोग क्या किया जाता है, अनाज फल सब्जियों को रोगाणु मुक्त बनाने में किया जाता है इनका प्रयोग। स्विमिंग पूल रिएक्टर क्या होता है? जब नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, अगर नाभिकीय रिएक्टर में मंदक एक होता है, मैंने आपको बताया था कि वो स्पीड को धीमा करता है, अगर भारी जल है मंदक के रूप में तो उसको स्विमिंग पूल रिएक्टर कहेंगे। अगर ग्रेफाइट का प्रयोग होता है तो उसे परमाणु पाइल कहते हैं। अच्छा, पीएच मान क्या होता है? ठीक है ना, पीएच मान एक प्रकार की वैल्यू होती है जो अम्लीय क्षार बताती है। तो जिस भी लोगों का छोड़ दीजिए, जिस भी चीज़ का पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षार होते हैं, बेचारी नहीं होते, क्षार होते हैं। और जिसका मान जो है 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं। ठीक है, परम ताप आपको मैंने बता दिया, -273 डिग्री सेंटीग्रेड को शून्य मान के जो है केल्विन पैमाना चलता है, उसे परम ताप कहते हैं। प्रतिरोधक घोल क्या होते हैं? कुछ घोल इस तरह के होते हैं उसमें अगर थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिला दो तो उसका पीएच नहीं बदलता, तो उसको प्रतिरोधक घोल कहते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, आपको पता ही हाइड्रोजन ही भविष्य का ईंधन है भाई, बिल्कुल प्रदूषण नहीं करता है। हाइड्रोजन का ईंधन बनेगा तो बदले में जो प्रदूषण के रूप में जल निकलेगा, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। प्राकृतिक गैस का उपयोग कृत्रिम उर्वरकों के उत्पादन में होता है। बायोगैस में मीथेन होती है सबसे ज़्यादा, कई बार पूछा गया है, मैं खुद गलत करके चलाया हूँ, प्रोपेन कराया, तो बायोगैस में मीथेन होता है सबसे ज़्यादा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आरसीएलू, ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व कौन सा है? ऑस्मियम है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। द्रव धातु कौन सी होती है? पारा होती है। पारा आपको पता है द्रव होती है, धातु होती है। द्रव अधातु कौन सी होती है? ब्रोमीन होती है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा होता है? चांदी होता है। सर्वाधिक जो है आघात वर्धनीय तत्व कौन सा होता है? सोना होता है। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट जो है वो अधातु भी होता है लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। पेंसिल के सिल्ले में लेड होता है ना, ग्रेफाइट का बना हुआ, तो ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो कि उसको जो है आप करंट में लगा दें। प्रकृति में पाया जाने वाला वह पदार्थ जिसमें मुख्यतः एक रासायनिक अवयव उपस्थित हो तो उसको खनिज कहते हैं। और अयस्क का किसे कहते हैं? कोई खनिज निकला उसमें कोई धातु का खूब ज़्यादा परसेंटेज है तो उसे अयस्क कहेंगे। इसका मतलब सभी अयस्क जो होंगे वो खनिज होंगे, कोई भी अयस्क होगा तो खनिज तो होगा ही, लेकिन सभी खनिज अयस्क होंगे, सभी खनिज को अयस्क नहीं कहेंगे, उन्हीं खनिज को अयस्क कहेंगे जिसमें कोई धातु बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। तो सभी खनिज, सभी जो अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ये शब्द ऐसे पूछेगा, इसको ध्यान से ठीक करिएगा। द्रवित सोडियम, लिक्विफाइड सोडियम का कहाँ उपयोग होता है? नाभिकीय रिएक्टर में ठंडा करने के लिए आजकल प्रयोग होता है। सोडियम
और लेड, लेड नहीं है, लेड है ये मिश्र धातु का उपयोग जो है टेट्रा एथिल लेड TEL, ये एंटी नॉक होता है, पेट्रोल डीजल में मिलाया जाता है, इससे गाड़ियों में आवाज़ नहीं होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, उसको कास्टिक सोडा कहते हैं, दाहक सोडा कहते हैं, कपड़ों में चमक पैदा करता है, कृत्रिम रेशम के निर्माण में होता है, पेट्रोलियम को शुद्ध करता है, रेयन नामक बहुलक बनाता है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, इसको वाशिंग सोडा कहते हैं, जल का खारापन दूर करता है अपमार्जक के रूप में। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, इसे बेकिंग सोडा कहते हैं। सीधा सीधा एक लाइन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। खाने वाला सोडा कहते हैं, एसिडिटी दूर करता है। अग्निशामक यंत्रों में किसका प्रयोग होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं, खुला छोड़ दोगे तो नमी सोख लेगा, क्यों, क्योंकि इसमें अशुद्धि होती है मैग्नीशियम क्लोराइड की। सोडियम परऑक्साइड क्या होता है, जहाज इस जो बंद हवा है उसको शुद्ध करने में इसका उपयोग होता है। सोडियम नाइट्रेट होता है, इसको चीनी साल्टपीटर कहते हैं, खाद के रूप में उपयोग होता है। सोडियम थायोसल्फेट होता है, हाइपो होता है, फोटोग्राफी में यूज होता है। अच्छा, पौधे को हरा रंग कौन देता है, मैंने बताया था क्लोरोफिल होता है, मैग्नीशियम उसमें पाया जाता है। फ्लैश बल्ब, जो फ्लैश बल्ब होता है, फ्लैश लाइट जिसको बोलते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस का वायुमंडल होता है, उसमें मैग्नीशियम का तार रखा रहता है। प्रकृति में एल्युमिनियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे यौगिक मिलते हैं। आसी एलू मतलब भूपर्वटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो धातु तत्व है वो एल्युमिनियम है, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का एक यौगिक है और इसका उपयोग हवाई जहाज के निर्माण में किया जाता है। कैल्शियम, कैल्शियम की खास बात क्या है, हड्डी, अंडे के छिलके, शंख इसमें पाया जाता है। दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कैल्शियम। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैल्शियम और क्लोरीन से मिलकर के बनता है। कागज जो कपड़ों का रंग उड़ा देता है, कीटाणुनाशक होता है ब्लीचिंग पाउडर। जिप्सम कैल्शियम का यौगिक है, गर्म करोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता ही है, प्लास्टर हाथ में बांधा जाता है, मूर्ति बनाई जाती है, तमाम सारा काम होता है। सुपर फास्फेट ऑफ लाइम क्या है, एक उर्वरक है। कैल्शियम कार्बोनेट सीमेंट उद्योग, दीवार पर सफेदी करने के काम आता है। कैल्शियम फास्फेट जो है टूथपेस्ट बनता है उसका। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, लाल दवा के रूप में, आपको पता है पानी वानी की शुद्धता में होती है और दवाओं में, मेडिकल में यूज होती है। मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या होता है, शुष्क सेल होता है। जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तो कौन सा होता है, मैग्नीज होता है। लोहा क्या है, हरी सब्जी और मानव रक्त में पाया जाएगा। हरी सब्जी में लोहा होता है, मानव रक्त में होता है। और स्टेनलेस स्टील क्या होता है, लोहे में क्रोमियम मिलाओगे तो स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। मैग्नीज स्टील क्या होता है, रेल की पटरी जो होती है मैग्नीज स्टील की बनती है, लोहे में मैग्नीज मिला जाता है। निकिल स्टील क्या होता है, लोहे में निकिल मिलाया जाता है। हवाई जहाज के कलपुर्जे इनके पड़ते हैं। एक और चीज़ होती है, इसको इनवार बोलते हैं, घड़ी के जो पेंडुलम होती है, पेंडुलम घड़ी, वो इनवार की बनती है, ठीक है, वो भी लोहे का मिश्र धातु है। लोहे पर जंग लगना क्या होता है, लोहे को हम आर्द्र वायु में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर लाल रंग की एक परत बैठ जाती है, उसे जंग कहते हैं। लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जाता है, उसके ऊपर हम पेंट कर दें, जस्ते का पेंट कर दें तो उससे क्या होगा, लोहे पर जंग नहीं लगेगी। जंग क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि हवा की नमी नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी। हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण से जंग लगती है। अच्छा, लोहे में जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है मित्रों, ये मत समझिएगा कि भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। और लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार घटता नहीं है, बढ़ जाता है। आयरन सल्फाइड क्या होता है, इसको झूठा सोना कहते हैं, बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं, चूतिया बना दिया था, सोने जैसा लगता है। लोहे की कमी से एनीमिया का रोग होता है और लोहे की अधिकता से क्या होता है, सिडेरोसिस एक रोग होता है, लोहा ज़्यादा हो जाता है इसमें। आदि मानव द्वारा सबसे पहले तांबे का उपयोग किया, कांस्य युगीन सभ्यता कांसा क्या होता है, तांबा और टिन का होता है। तांबे की जो मिश्र धातु होती है इसको थोड़ा याद करें, पीतल, तो पीतल को आप पीतल का ताज याद करिएगा, ताज का मतलब तांबा और जिंक, तो पीतल जो होता है वो तांबा और जिंक से बनता है। कांसा क्या होता है, कांसा को आप कांटे से याद करिएगा, कांसा बड़ा कांटेदार होता है, तो कांटा मतलब कापर और टिन। रोल्ड गोल्ड क्या है, तांबे की एक मिश्र धातु है, इसका उपयोग सस्ते आभूषणों के निर्माण में होता है, सोने जैसी दिखती है। मानव शरीर में अगर तांबा की मात्रा में वृद्धि हो जाए तो कौन सा रोग होता है, इसको विल्सन रोग कहते हैं। अच्छा, डच मेटल क्या होता है, कापर और जिंक मिल जाएंगे तो उसको डच मेटल कहते हैं। गन मेटल क्या होता है, गन में कॉटेज भरी जाती है, तो कॉटेज से आप याद रखिए गन मेटल, कापर, टिन और जिंक। और जर्मन सिल्वर को काजनी याद कर लीजिए, काजनी मतलब कापर, जिंक और निकिल। अच्छा, जिंक फास्फाइड का उपयोग कहाँ होता है, चूहा विष के रूप में होता है। जिंक कार्बोनेट से चर्म रोग की दवा बनाई जाती है। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, इसको हार्न सिल्वर भी कहते हैं, फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में इसका उपयोग होता है। सिल्वर ब्रोमाइड आएगा तो फोटोग्राफी में टिक करना है, और सिल्वर आयोडाइड आएगा तो कृत्रिम वर्षा में टिक करना है, और सिल्वर नाइट्रेट आएगा तो मतदान के समय जो स्याही लगाई जाती है जो छूटती नहीं जल्दी, वो सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। अच्छा, चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चांदी जो है वो अंडे में उपस्थित है गंधक, उसके साथ क्रिया कर लेगा, जितनी बार आप खाओगे तो आपका चम्मच भी नष्ट हो जाएगा, आपके अंदर जहर पहुंच जाएगा। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है, क्यों, क्योंकि सोने को कठोर मिलाने के लिए इसको सफ़ेद सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत कीमती धातु है, सोने के जैसे बिकती है, और शुद्ध धातु ये भी होती है, जल्दी खराब नहीं होती है। सोने को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, सोने को कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है। 100% शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। तो आप एक नियम से निकाल सकते हो, 24 कैरेट बराबर 100%, तो 22 कैरेट में आप देख सकते हो कितना परसेंट है, निकाल के बताना मुझे। पारे का प्रयोग, पारा क्या है, एक कोरोसिव सब्लिमेट इसका बनता है, भयंकर विष होता है। सिंदूर बनाने में भी पारे का प्रयोग होता है। पारे की एक और खास बात है, अन्य धातुओं के साथ मिलकर जो है ये अमलगम बना लेता है, ठीक है। पारे को लोहे के पात्र में रखा जाता है क्योंकि लोहे के साथ ये अमलगम नहीं बनाता, बाकी सबके साथ बना लेता है। ट्यूबलाइट जो है पर्यावरण के लिए विषैली है क्योंकि ट्यूबलाइट में सामान्यतः पारे की वाष्प और आर्गन गैस भरी रहती है। बैरोमीटर में पारे की सतह का चढ़ना सामान्य मौसम और उतरना तूफान के बारे में सूचना देता है। सीसा
सीसा क्या है? सर्वाधिक स्थायी तत्व है, लेड जिसको बोलते हैं। एक ऐसा तत्व है जिसे कागज पर लिखने का काम लिया जाता है। लेड आर्सेनिक जो है ये मिश्र धातु का उपयोग बुलेट बनाने में किया जाता है। कार्बन लेड का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में किया जाता है। थोरियम क्या है? थोरियम एक रेडियो एक्टिव धातु है। भारत में केरल में समुद्री तट पर पाई जाती है। मोनोजाइट बालू है उसको बोलते हैं, उसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है थोरियम। यूरेनियम आपको पता ही है सब कुछ। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, यूरेनियम का जो समस्थानिक है 92U238, ये रेडियो एक्टिव नहीं होता। आशा धातु किसको कहते हैं? आशा धातु यूरेनियम को कहते हैं। जापान के 2 नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था। कौन सा बम था वो? आपको पता ही होगा, फैट बॉय और लिटिल मैन और फैट बॉय, फैट मैन और लिटिल बॉय, फैट मैन और लिटिल बॉय। तो इसमें क्या प्रयोग किया गया था? इसमें प्लूटोनियम प्रयोग किया गया था। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के गुण के कारण जिरकोनियम का भी उपयोग किया जाता है। प्याज और लहसुन में गंध आती है, किसकी गंध होती है? पोटेशियम की वजह से होती है। विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम क्या होता है? निकिल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है। टाइटेनियम को स्ट्रेटेजिक मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है। या इस्पात के बराबर मजबूत, लेकिन भार में उसका आधा है। मजबूती में इस्पात के बराबर, भार में आधा है। फास्फोरस की अनुपस्थिति में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। फास्फोरस के अभाव में इनके पत्ते अपना रंग खो देते हैं और अंततोगत्वा सूख जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। लिखेगा किस पदार्थ की अनुपस्थिति में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते? फास्फोरस। मारिए टिक, आगे बढ़ जाइए। आयोडीन का उत्पादन समुद्री घास से होता है, बहुत ज़्यादा पूछा गया ये। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान ये निष्क्रिय तत्व कहलाते हैं। हीलियम के बारे में जान लीजिए, ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। हीलियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? वायुयानों के टायरों के भरने में किया जाता है। गोताखोर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण नहीं ले जाते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ले जाते हैं, क्योंकि हीलियम जो है वो रक्त में घुलती नहीं है, नाइट्रोजन घुल जाएगी सारी जाकर के। नियान लैंप का उपयोग हवाई अड्डे पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है, क्योंकि कोहरे में चमकता है। आर्गन प्रकृति में वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आखिरी गैस कौन सा है? आर्गन है। इसका उपयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है, क्योंकि इसकी उपस्थिति में विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो सुरक्षित रहता है। आखिरी गैस सुरक्षित है। रेडॉन क्या है? रेडॉन एक रेडियो सक्रिय तत्व है, इसका उपयोग रेडियोथेरेपी में होता है, कैंसर के इलाज में होता है। पोलोनियम के बारे में मैंने आपको बता दिया, मानव निर्मित चित्र है, बहुत समस्थानिक होते हैं इसके 27। कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग हो रहा है। आप ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन ना दिया हो, गैलियम आर्सेनाइड हो तो उसको टिक करके आइएगा। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका था, तो ये आपको मैं बता दूं एक बार फटाफट, ठीक है ना। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 2010 में। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल। क्लोरोफिल मैग्नीशियम, वाष्पोत्सर्जन के लिए पोटेशियम। 2 परिस्थिति तंत्रों के बीच का संक्रमण इकोटोन। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन। जैव विविधता अधिनियम 2002। सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी केरल में। मिनीमाता पारा की वजह से हुई थी। हाथी परियोजना 92 में शुरू हुई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 में। इनको आप एकदम याद करके जाइएगा। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विज्ञान के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है उस पर बहुत सारे वीडियो हैं, अगर मुझे समय मिल गया तो मैं कल बायोलॉजी वाले पोर्शन पे भी वीडियो बना डालूंगा, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री पे वीडियो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने इसको बनाया। इसको आप देख लीजिए। आपकी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों, UPPCS प्री के लिए सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हुए भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का एक वीडियो मैंने कल आपके लिए प्रस्तुत किया था। आज का जो वीडियो है यह जीव विज्ञान पर केंद्रित है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि जीव विज्ञान से भी लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न लगातार जो भी पूछे जा रहे हैं ये काफ़ी टफ पूछे जा रहे हैं। 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक तो जो रेगुलर रिपीट हो रहे हैं और एक नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर हम पिछली बार के उत्तर प्रदेश PCS के प्रश्नों को देखें तो लगातार जो है सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की जो नंबर है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में उचित होगा कि हम जीव विज्ञान के प्रश्नों पर भी एक बार सरसरी निगाह डाल लें। ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा जटिल भी नहीं है, आप आराम से इनको कर सकते हैं एक बार देख करके। तो आइए देखते हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित सजीव युगलीना। युगलीना क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा युगलीना के बारे में, तो हमें क्या करना है? हमें ध्यान रखना है कि पादप और जंतु के बीच है ये, और सजीव है युगलीना। तो सीधे सीधे प्रश्न बनाएगा कि कौन सा ऐसा जीव है जो पादप और जंतु के बीच में है, तो आपको ऑप्शन में युगलीना देख करके टिक कर देना है। 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है, सूर्य के प्रकाश में सुपोषित एवं प्रकाश के अभाव में उत्तर पोषित। तो कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती है मित्रों? काइटिन की बनी होती है। कवक जो होता है वो मृतोपजीवी होता है। कवक जो है आपका वो मृतोपजीवी होता है, परजीवी होता है। तो आप इसको याद रखिएगा, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जीवों के नाम की 2 नाम पद्धति, बाइनरी पद्धति है ये, इसको किसने प्रचलित किया? भाई जीवों का जो नाम लिखा जाता है, जैसे होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि एक उसका
जाति का नाम है और एक इसका वर्ग है। तो इस प्रकार का जो नाम का सिस्टम है, इसको प्रचलित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो जाता है कैरोलस लीनियस को। तो ये प्रश्न पूछा तो नहीं गया है, लेकिन सीधे सीधे क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है आपसे। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिकाएं पहली बार सन 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई। कोशिका क्या है, एक लाइन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सभी जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कोशिका एक प्राणदायक पदार्थ से बनी होती है जिसे जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका में क्या है? एक प्राणदायक पदार्थ है जिसकी वजह से कोशिका में जीवन है। उसको क्या कहते हैं प्राणदायक पदार्थ को? उसे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। जीव द्रव्य का 80% भाग जल होता है, तो ये पूछा जा सकता है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम। इसको याद रखिएगा, पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है, न्यूरॉन्स की होती है, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट में पूछ लेगा, लिख देगा कि कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं के साथ साथ जंतु कोशिकाओं में भी पाई जाती है। गलत बात है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति निर्जीव पदार्थों की बनी होती है। ठीक है। हरे पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जीवाणुओं और कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है ये कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इसका मतलब जीवाणु और कवक भी एक प्रकार से प्लांट किंगडम के अंतर्गत ही आते हैं। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली को बाहरी आघातों से रक्षा करना है। वो लिखेगा कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य है, फिर लिख देगा कि परिसंचरण तंत्र में सहायता करना। परिसंचरण तंत्र में सहायता करना नहीं है। कोशिका भित्ति का जो मुख्य कार्य है वो कोशिका द्रव्य एवं कोशिका झिल्ली को बाहर आघातों से रक्षा करना है। सभी कोशिकीय गतिविधियों का नियंत्रण केंद्र है। तो सभी कोशिकीय गतिविधियों का जो नियंत्रण केंद्र है वो कहलाता है केंद्रक। केंद्रक आपका जो है वो सभी कोशिकीय गतिविधियों का नियंत्रक केंद्र है। तो आपको इसको याद रखना है, लिखेगा कि सभी कोशिकीय गतिविधियों का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? तो केंद्रक। टिक करिए। केंद्रक में बहुत सारी गोलाकार संरचनाएं होती हैं, ठीक है ना। एक तो केंद्रक हो गया, ऊपर से केंद्रक में क्या है? बहुत सारी गोलाकार संरचनाएं हैं। तो बहुत सारी इसमें गोलाकार संरचनाएं हैं। जैसे ये आपका केंद्रक हो गया और इसमें गोलाकार संरचनाएं अलग अलग हो गई। तो ये जो गोलाकार संरचनाएं हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम केंद्रिका कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, इसको केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है। राइबोसोम जो है यहाँ पर इकट्ठा होता है। तो राइबोसोम कहाँ पर इकट्ठा होता है अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या टिक करेंगे? राइबोसोम इकट्ठा होता है केंद्रिका में। केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है और राइबोसोम इकट्ठा होता है। क्रोमेटिन क्या है? कोशिका में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ हैं। वो लिखेगा कि कोशिका में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को डीएनए कहते हैं। गलत। अगर क्रोमेटिन ऑप्शन है तो आपको क्रोमेटिन टिक करना है। क्रोमेटिन कोशिका में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? इसमें हिस्टोन होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, 3 पदार्थ होते हैं। आनुवंशिक विशेषताएं जो होती हैं वो डीएनए के कारण होती हैं। तो कोशिका में पाए जाने वाले किस पदार्थ के कारण आनुवंशिक विशेषताएं होती हैं? तो डीएनए के कारण होती हैं। जीन डीएनए की कार्यात्मक इकाई होती है। डीएनए की आनुवंशिक विशेषताएं जिनके कारण होती हैं। तो जीन क्या है? डीएनए की भी एक कार्यात्मक इकाई है। जैसे कोशिका के अंदर डीएनए हो गया, डीएनए में जीन हो गया। जीन क्या करता है? जीन के कारण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। अगर कोई व्यक्ति लंबा है तो उसके बच्चे में उसकी लंबाई का जीन जा सकता है। तो ये जीनों के माध्यम से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लक्षणों का हस्तांतरण होता है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बता रहा हूँ। सन 1853 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया था। डबल हेलिक्स मॉडल आपने देखा होगा, जैसे दो सांप आपस में लिपटे हुए हों, इसको डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। तो इस काम के लिए उन्हें 1962 ईस्वी में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करने का काम डीएनए करता है। तो इसको आप याद रखिएगा, डीएनए का भी काम है। वो लिख देगा डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित, आपको लिख लगेगा गलत, कह रहा है, गलत नहीं है, सही है। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है, ये याद रखिएगा, डीएनए ही आरएनए में कन्वर्ट होता है। आरएनए जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। तो इनका अलग अलग होता है। टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, एम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए जो होता है वो सूचनाओं का, जीव द्रव्यों का ट्रांसफ़र करते हैं। मैसेंजर आरएनए जो है वो सूचनाओं को पहुंचाते हैं। तो इस तरह से डिटेल में क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि 3 प्रकार का आरएनए होता है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। ये पूछा गया है। तो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया, जब प्रोटीन बन के तैयार होता है तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? सीधा सीधा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है कोई भी एक पॉइंट उठा करके। डीएनए का फुल फॉर्म आपको सबको पता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डीऑक्सी राइबो शर्करा इसमें होती है। जबकि आरएनए को क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? आरएनए में होती है राइबोस शर्करा होती है। दूसरा देख लीजिए, डीएनए जो होता है उसमें 4 प्रकार के क्षार होते हैं, बेस होते हैं। एक को कहते हैं एडिनिन, एक को कहते हैं ग्वानिन, एक को कहते हैं थाइमिन, एक को कहते हैं साइटोसिन। तो 4 हो गई है, ए, जी, टी और सी। ए का मतलब एडिनिन, जी का मतलब ग्वानिन, टी का मतलब थाइमिन और सी का मतलब साइटोसिन। जबकि आरएनए में क्या होता है? आरएनए में थाइमिन नहीं होता, थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल हो जाता है, यानी ए जी यू सी। अगर ए जी यू सी है तो क्या हो जाएगा? आरएनए हो जाएगा। और ए जी टी सी है तो डीएनए हो जाएगा। तीसरा, डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है, आरएनए जो है वो केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हैं, इसको आप याद रखिएगा। गाल्जी काय क्या होता है? कोशिका में ही एक होता है गाल्जी काय। गाल्जी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का जो निर्माण होता है वो गाल्जी काय करता है। तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाएगा, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक। तो यातायात प्रबंधक कौन सा है? गाल्जी काय है, वो यातायात प्रबंधन करता है, ARTO है। ठीक है। कोशिका की आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली कौन होती? लाइसोसोम को कहा जाता है। यह सभी कार्बनिक पदार्थों को पचाने में सक्षम होते हैं, इसलिए पाचक थैली भी कहलाते हैं। ये बहुत ही उपयोगी है, तो ये विषाणुओं तक को जो है खा जाता है। तो लाइसोसोम जो है कोशिका की आत्मघाती थैली होती है। अगर कभी कभी क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो है तत्व, जो अगर मान लीजिए कोशिका जो है वही खराब हो गई, तो ये क्या करता है? ये फट जाता है। तो इसके अंदर से जो जहरीला पदार्थ निकलता है वो उसे कोशिका को नष्ट कर देता है, कोशिका को ही खा जाता है। तो इसलिए इसको कहते हैं आत्मघाती थैली, कि ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खुद को भी नष्ट करने में परहेज नहीं करता है। आत्मघाती बम इसी से सीखे हैं सब। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। बहुत पेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है, एक बार आप पढ़ लेंगे आपके दिमाग में रहेगा, एग्जाम में आप टिक करके चले आएंगे। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं, वो ऊर्जा ATP में बदल जाती है, और जो शरीर को ऊर्जा मिलती है वो ATP से मिलती है। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मोटरसाइकिल हमें चलानी है, पेट्रोल की गाड़ी है, तो पेट्रोल डालेंगे तो चलेगी। उसी तरह शरीर में हम जो भी खाना खा रहे हैं वो ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा कन्वर्ट होती ATP में। ATP सिक्का है, जो खाना हमने खाया उससे वो ATP मिल गया, अब ATP ही वहाँ चलेगा शरीर के अंदर। ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम भी होता है। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम का सबसे प्रमुख कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटीन का संश्लेषण डीएनए भी करता है, लेकिन राइबोसोम का सबसे प्रमुख कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री, वो लिखेगा एग्जाम में, प्रोटीन की फैक्ट्री है राइबोसोम, लाइसोसोम, डीएनए, आरएनए। तो राइबोसोम टिक कर दीजिए। चलिए आइए, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपने सुना होगा। पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं, क्योंकि पादप कोशिका जो भोजन बनाएगा किसकी मदद से बनाएगा? हरित लवक की मदद से बनाएगा, उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये आप लोगों ने सबको लगभग पता है। हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा भी कोई पिगमेंट होता है, उनको कहते हैं कैरोटीन एवं जेंथोफिल। पत्तियों का रंग जो पीला होता है वो किस कारण से होता है? उसमें कैरोटीन की वजह से होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। किसी एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का बनना ही कोशिका विभाजन कहलाता है।
कोशिका विभाजन से ही कोशिकी प्रजनन होता है। मतलब कोशिका एक थी, खिंच करके 2 कोशिकाओं में फट गई, बन गई। तो 2 कोशिका में एक केंद्रक था, केंद्रक जो है वो 2 भागों में बट गया, 2 जगह केंद्रक हो गया, फिर धीरे से 2 कोशिकाएं बन गई। तो इसको कोशिकी प्रजनन कहते हैं। डिटेल में हम समझ लेंगे, अभी तो परीक्षा के लिए हमें पढ़ना है। तो इसको आप सिर्फ याद रखिए कि कोशिकी प्रजनन से ही कोशिका विभाजन होता है, वही कोशिकी प्रजनन होता है। तो इसको आप थोड़ा सा याद करिएगा। आगे देखते हैं, कवक तथा शैवाल आदि में आसूत्री कोशिका विभाजन एमाइटोसिस पाया जाता है। देखिए, कोशिका विभाजन होता है 3 प्रकार का, ऐसे समझ लीजिए, आसूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। अब बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है। वो लिखेगा आसूत्री कोशिका विभाजन किस में पाया जाता है, तो आप कवक और शैवाल टिक कर दीजिएगा। जो बहुत छोटे होते हैं वो उसमें आसूत्री पाया जाता है, सीधे सीधे 2 भागों में बट जाते हैं। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, जितने कोशिकाएं समाप्त होती हैं उतनी बनती हैं, तो इसको समसूत्री कहते हैं। तो समसूत्री को माइटोसिस भी कहते हैं। इससे क्या होता है, घावों का भरना, अंगों का पुनरुद्भवन संभव होता है। सभी जीवों में जो वृद्धि होती है वो किसके माध्यम से होती है, समसूत्री विभाजन के माध्यम से होती है। भाई छिपकली की पूंछ टूटी, उतनी पूंछ फिर से उग गई, ठीक है ना। अब 2 पूंछ तो उग नहीं आती है, समसूत्री होती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री का मतलब होता है कोशिकाएं अपने से आधी हो जाती हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन केवल किस में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। तो इसको आप याद करिएगा, जनन कोशिकाओं में अलग तरह का विभाजन होता है, इसको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं, ठीक है। इसको नियोसिस भी कहते हैं। अच्छा, समजात गुणसूत्र हैं, उनके बीच में क्या होता है, क्रोमेटिड खंड, मतलब हमने आपको बताया था ना, आनुवांशिक जो साधन होता है उसको क्रोमेटिन कहते हैं, उसका आदान प्रदान होता है। इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर से क्या होती है, जीवों में विविधता आती है, नए नए गुण आते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, क्रॉसिंग ओवर क्या है पूछा जा सकता है। विषाणु या वायरस, बहुत कोरोना वायरस चर्चा में था, तो विषाणु या वायरस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो विषाणु या वायरस क्या है, सूक्ष्म कण है, और ये जीवित कोशिकाओं में पैरासाइट का मतलब पराजीवी के रूप में पाए जाते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं। विषाणु के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, देख लीजिए। विषाणु में केवल एक प्रकार का न्यूक्लियर होता है, ठीक है। वो कौन सा होता है, डीएनए होगा या आरएनए होगा, एक होगा केवल, या केवल जीवित कोशिका में वृद्धि कर सकते हैं। यह ध्यान रखिएगा, जीवित कोशिका में ही वृद्धि करेगा। ये आप सोच लीजिए कि बहुत प्रचारित किया गया कि स्टूल में जीवित रहेगा और फर्श पे जीवित रहेगा, ये सब फालतू की बातें। जीवित कोशिका में ही वृद्धि करेगा। विषाणु जो है वो जीवित कोशिका के बाहर इनमें प्रजनन क्षमता नहीं पाई जाती है, इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, और देख लीजिए, पौधों में फ्लोएम के माध्यम से एवं जंतुओं के शरीर में रक्त के माध्यम से इनका विस्तार होता है। फ्लोएम और रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तीसरी चीज, एक विषाणु केवल एक निश्चित जाति को ही संक्रमित करता है। ऐसा नहीं कि एक विषाणु सबको संक्रमित करेगा। एक विषाणु अगर सुअर को संक्रमित करेगा तो मानव को नहीं करेगा, तो मानव को, सुअर को, सबको एक ही विषाणु संक्रमित नहीं करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। चौथा, विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, यानी कि ध्यान रखिएगा, विषाणु सामान्य तौर पर निर्जीव है। जब तक कि कोई सजीव कोशिका नहीं पाएगा तब तक वो सजीव के लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा, क्रिस्टल के रूप में पड़ा रहेगा। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। अच्छा, ये मैंने लिया है बहुत एक अच्छी बुक से, तो ये देख लीजिए सजीव और निर्जीव गुण क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। विषाणु में, तो विषाणु में आरएनए और डीएनए पाया जाता है, तो ये सजीव गुण है। संरचनात्मक रूप से विविधता पाई जाती है, तो ये सजीव है। आनुवांशिकता भी है, परजीवता भी है, ये सजीवों में गुण पाया जाता है। संवेदनशीलता भी है, उत्परिवर्तन भी है, तमाम तरह के रूप बदलता रहता है। निर्जीव गुण क्या है, कोशिका नहीं है, केवल डीएनए आरएनए है, कोशिका पूरी नहीं है। जीवद्रव्य भी नहीं है, जीवित कोशिका के बाहर प्रजनन और वृद्धि नहीं कर सकते, मैंने आपको बता दिया। क्रिस्टलीकरण होते हैं, क्रिस्टल के रूप में पड़े रहते हैं, तो इसलिए इनको निर्जीव भी मान सकते हैं आप। पोषण और उपापचयी क्रिया नहीं होती है, तो ये भी एक निर्जीव का लक्षण है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, ये एक प्रकार के विषाणु हैं जिनको जीवाणु भोजी कहते हैं, जीवाणुओं को ही खा जाते हैं। तो शरीर में अगर बीमारी है तो ये बैक्टीरियोफेज गया, जीवाणु को ही खा गया, तो ये बड़ा लाभदायक भी है बैक्टीरियोफेज। विषाणु में प्रजनन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन का गुण पाया। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, बहुत तेजी से बढ़ते हैं विषाणु,
मल्टीप्लिकेट हो जाते हैं। अब देखिए विषाणु से होने वाले लाभ, ऐसा नहीं कि विषाणु से लाभ नहीं होते, कौन कौन से लाभ होते हैं। एक तो जैव विकास के अध्ययन में, क्योंकि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, तो जैव विकास के अध्ययन में बहुत भूमिका निभाते हैं। पानी को खराब होने से बचाते हैं, क्योंकि जीवाणु भोजी जो हैं भाई, जीवाणु भोजी हैं, मैंने आपको बताया ना, बैक्टीरियोफेज हैं, विषाणु हैं, वो जीवाणु को खा जाते हैं। आपने डाल दिया, वो बढ़िया गए, जीवाणुओं को खा गए, खा के ख़त्म कर दिए। नीले हरे शैवाल की सफाई करने में भी इनका उपयोग होता है। वायरस से कुछ प्रमुख रोग हैं, तो सारे रोग नहीं हैं, ध्यान रखिएगा। सरसों का मोजैक रोग वायरस से होता है, टमाटर की पत्तियों में ऐंठन होता है, विल्ट ऑफ टोमेटो, तो ये क्या किससे होता है, ये वायरस से होता है। पशुओं में भी कुछ रोग हैं जो वायरस से होते हैं, जैसे गाय का हर्पीज वायरस, गाय भैंस की चेचक, रेबीज वायरस से होता है, मुंहपका होता है, खुरपका होता है, रिंडर पेस्ट डिजीज है, तो ये सब जो है वायरस से होते हैं। तो इसे पूछा जाता है, इसको आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। मनुष्यों के रोग कौन से हैं, एड्स वायरस होता है, मम्स वायरस होता है, हाइड्रोफोबिया जिसको रेबीज कहते हैं वायरस होता है, हर्पीज जो होता है वायरस होता है, पोलियो वायरस होता है, फ्लू जो होता है इन्फ्लुएंजा कहते हैं ये भी वायरस होता है, खसरा जिसको मीजल्स कहते हैं ये भी वायरस होता है, चेचक जो जिसे आप माता जी कह देते हो ये भी वायरस होता है, इंसेफेलाइटिस या जो होता है ये भी वायरस होता है जिसको बुखार कह देते हो, ट्रैकोमा वायरस नेत्र में रोग हो जाता है तो ये वायरस होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, वो लिखेगा कि पोलियो जो है वो जीवाणु से होता है, जीवाणु से नहीं होता, वायरस से होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। अच्छा, मोनेरा जगत क्या होता है, मोनेरा जगत के जीव जो होते हैं ये सूक्ष्मतम और सरलतम होते हैं, ये परिभाषित किया गया है किंगडम में, मोनेरा में बांटा जाता है। इसमें प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं, जैसे जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया, जिनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं, बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, एक कोष की होते हैं केवल। जीवाणु क्लोरोफिल, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जीवाणुओं की जो खोज है वो एंटोनी वान लीवेनहॉग ने की थी, जिन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं। जीवाणु की जो कोशिका भित्त होती है वो काइटिन की बनी होती है, तो मैंने आपको काइटिन के बारे में नहीं बताया, काइटिन के बारे में जान लीजिए कि जीवाणु की जो कोशिका भित्त बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। और जीवाणु की जो आकृति होती है बहुत सारी तरीके की होते हैं, गोलाकार हो सकते हैं, ये कामाकार हो सकते हैं, ये चंदाकार हो सकते हैं। जीवाणु का जो पूरा शरीर होता है एक ही कोशिका का होता है, इसको ध्यान रखिएगा। वायरस जो होता है एक कोशिका का नहीं होता है, वायरस में या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, लेकिन जीवाणु जो होगा वो एक कोशिका का बना होगा, केवल एक कोशिका से एक जीवाणु बन जाएगा। जीवाणु में दो प्रकार के पोषण पाए जाते हैं, एक स्वपोषी होता है, स्वपोषी जैसे पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं, पर्णहरित से बनाते हैं, वैसे ये स्वपोषी जीवाणु भी अपना भोजन पर्णहरित से बनाता है। या जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, वहाँ पे जो अकार्बनिक पदार्थ हैं उनके ऑक्सीकरण से भी ये प्राप्त कर लेता है, जैसे नाइट्रोमोनास। नाइट्रोमोनास जो है एक ऐसा जीवाणु है जो अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। विषमपोषी जीवाणु क्या होते हैं, विषमपोषी जीवाणु वो होते हैं जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, जैसे परजीवी हैं, सहजीवी हैं, मृतोपजीवी हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। जीवाणुओं के लाभ क्या होते हैं, सड़े गले जो अवशेष हैं उनको अपघटन कर देते हैं। जूट, पटसन, सन, ये जो हैं जो रस्सी बनाने के काम में आते हैं, बोरे बनाने के काम में आते हैं, तो क्लास्ट्रीडियम ब्यूटीरियम नामक जीवाणु है, इनको सड़ा देता है, इनसे रेशा निकाल देता है, तो सड़ेगा नहीं तो रेशा नहीं होगा। इसी तरह जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनकी जड़ों में राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। तो एक लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं, उनमें नीचे जीवाणु हैं, और ये जीवाणु क्या कर रहे हैं, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स में बदल करके भूमि को दे दे रहे हैं। तो जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो सीधे तो पौधे यूज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सीधे नाइट्रोजन तो सांस में लेता नहीं, वो सांस तो ले नहीं रहा पौधा, तो अब करेगा क्या, तो ये जो जीवाणु है ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को खींचेगा और उसको नाइट्रेट्स में बदल के भूमि में डाल देगा, भूमि की उर्वरा शक्ति खूब बढ़िया बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत फायदेमंद है। इसी तरह लैक्टिक अम्ल जो है ये भी जीवाणु है, दूध में पाया जाता है। कैसीन नामक प्रोटीन होता है दूध में, उसमें छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित कर देता है, दही जमा देता है। इसी तरह सिरका आपने देखा होगा खट्टा खट्टा होता है, एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु के द्वारा सिरका बनता है। टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, न्यूमाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन, आरोमाइसिन, ये सब तमाम सारे एंटीबायोटिक्स हैं
ये जीवाणुओं के माध्यम से ही बनते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। जीवाणुओं से हानि क्या होती है? जीवाणुओं के माध्यम से एक तो बीमारियां होती हैं, सबको आपको जानकारी है। जैसे आलू का बिल्ट रोग है, धान का ब्लाइट है, नींबू का कैंकर है, पोटैटो का स्कैब है, कपास का ब्लैक आर्म है। तो या थोड़ा देख लीजिएगा, ये जीवाणुओं से होते हैं, याद रहेंगे आपको। जानवरों का काला पैर रोग जो है ये, और भेड़ का एंथ्रेक्स रोग, ये भी जीवाणुओं से होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। मनुष्यों में भी कुछ बीमारियां, जैसे अभी हमने वायरस से बताई थी, वैसे ये जीवाणु वाली भी याद रखिए। प्लेग, प्लेग जो है रेबीज वायरस से होता है, और प्लेग जो है ये किससे हो रहा है? जीवाणु से हो रहा है, ध्यान रखिएगा। कालरा, कालरा आपका किससे हो रहा है बताइए? कालरा आपका जीवाणु से हो रहा है। और एड्स किससे हो रहा था? एड्स हो रहा था वायरस से। फूड पॉइजनिंग हो जाती है, फूड पॉइजनिंग किससे होती है? जीवाणु से होती है। टिटनस कैसे हो जाता है? टिटनस आपका जीवाणु से हो जाता है। सिफिलिस एक रोग होता है, सिफिलिस कैसे होता है? जीवाणु से होता है। कुष्ठ रोग जो आपका होता है जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया, निमोनिया, टाइफाइड, टीबी, ये सब किससे होता है? जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है, इसको आप याद रखिएगा। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवाल हैं, एक प्रकार के जीवाणु होते हैं। पृथ्वी का सफलतम जीवधारी है, कहीं भी पाया जा सकता है। इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। इसकी खास बात यह है कि गंध, जहाँ सल्फर पाया जाता है ज्वालामुखी जैसी जगहों पर भी, ज्वालामुखी के गड्ढों में भी जीवित रहता है। तो इससे बहुत सीखना है हमें भी ऐसे जीवित रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। अच्छा, सहजीविता क्या होती है? म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। जब दो या दो से अधिक जीव इस प्रकार एक साथ रहें कि दोनों को लाभ हो। भाई आप अपने रूम पार्टनर के साथ रह रहे हैं तो उसका नुकसान ना करिए। जब दोनों लोग रह रहे हैं, दोनों को लाभ हो, तो इसको कहते हैं सहजीविता। इसका उदाहरण सबसे अच्छा लाइकेन है। लाइकेन में क्या होता है? एक तरफ साइनोबैक्टीरिया होता है, एक तरफ कवक होता है। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? मदद देते हैं, ठीक है। अच्छा, सजीविता आपने देख लिया। अच्छा, कवक को थोड़ा देख लेते हैं हम। कवक जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। कवक जो होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए कवक आप देखे होगे सफ़ेद रंग के होते हैं। हाँ, फंजाई बोलते हैं इनको। और इसमें क्या है? संवहन ऊतक भी नहीं होता है। थैलोफाइटा होता है ये। भोजन अपना स्वयं नहीं बनाता है। तो जब स्वयं भोजन नहीं बनाएगा तो भाई जब तक आप स्वयं भोजन नहीं बनाओगे तो जाके अपने पड़ोसी के कमरे में बैठे रहोगे, जब तक उसका भोजन नहीं बन जाएगा, उसका भोजन बनने के इंतजार करोगे। तो ये भी क्या करता है? दूसरे पौधों पर परजीवी, सहजीवी या मृतोपजीवी के रूप में मिलता है कवक। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। कवकों से लाभ क्या होता है? कवक जो है भूमि की उर्वरता बढ़ा देते हैं। भोजन के रूप में भी कवक, जैसे मशरूम हम लोग खाते हैं वो कवक ही है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी हमने आपको बताया लाइकेन जो होता है, तो वो उसमें जो है कवक और शैवाल का वो ब्लू ग्रीन एल्गी का जो है म्यूचुअलिज्म पाया जाता है। औषधि के रूप में जैसे पेंसिलिन है वो कवक से बना हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा। बेकरी उद्योग में जैसे ईस्ट का प्रयोग करते हैं खमीर बनाने के लिए, वो कवक होता है। शराब उद्योग में कवक बनाते हैं, पनीर उद्योग में कवक बनाते हैं, एंजाइम्स बनाने में, जैविक नियंत्रण में, वातावरण को शुद्ध करने में, अनुसंधान में, वर्णक में, हार्मोन्स के निर्माण में कवक का निर्माण होता है, तो कवक का यूज होता है। तो कवक का यूज बहुत ब्रॉड है, इसको याद रखिएगा। कवक से हानि क्या है? कवक से भी भाई बहुत सारे रोग होते हैं, तमाम तरह के रोग होते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं? कुछ रोग आप देख लीजिए, जैसे दमा है मनुष्यों में बहुत होता है, ये कवक से होता है। हाँ, फेफड़े में कवक जम जाता है। एथलीट फुट, पैरों में, एड़ियों में कवक जम जाता है। खाज, सर में कवक जम जाता है, खुजली होने लगती है, गंजापन हो जाता है। दाद भी कवक होता है। मेनिंजाइटिस एक रोग होता है, ये भी कवक से होता है। अच्छा, लाइकेंस के बारे में देख लीजिए। लाइकेंस जो है ये वायु प्रदूषण का संकेत देते हैं। जहाँ प्रदूषण अधिक होगा वहाँ लाइकेन नहीं होंगे, जहाँ प्रदूषण कम होगा वहीं लाइकेन होंगे। तो लाइकेन नहीं हर जगह उगाता है, इसको ध्यान रखिएगा। शैवाल आ गए। शैवाल को पादप जगत के अंतर्गत रखा जाता है। शैवाल का भी बहुत यूज होता है। जापान के लोग अलवा नामक भूरे शैवाल को सलाद के रूप में खाते हैं। चीन के लोग नाश्ताक शैवाल है उसको भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में भी केरल ओरल में लोग अम्बलिकस नामक शैवाल खाते हैं। अच्छा, एनाबीना, नाश्ताक, ये कौन से शैवाल हैं? ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, इसको याद रखिएगा आप। लैमिनेरिया है एक शैवाल, ये भूरे रंग का होता है, इससे टिंचर आयोडीन बनाई जाती है, घास होती है एक तरह की। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा भी एक प्रकार का पादप का रूप होता है, इसको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। उभयचर का मतलब क्या था कि ये सर्वप्रथम जो है स्तरीय पौधे के रूप में आया, उसके पहले पानी में पाए जाते थे, तो इसको याद रखिएगा।
जाइलम और फ्लोएम पे बहुत क्वेश्चन पूछा था। जाइलम क्या करता है? जाइलम एक प्रकार का जो शरीर जो तना है पौधे का वो जाइलम का है। तो जाइलम क्या है? संवहन ऊतक है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? जल और खनिज को पहुंचाना है। ठीक है, जड़ से ऊपर खींचता है, लवणों का संवहन करता है और पेड़ पौधे को मजबूती भी देता है, लकड़ी देता है, यांत्रिक दृढ़ता देता है। तो पौधे की जो आयु की गणना है वो भी जाइलम ऊतक के वार्षिक जो वलय होता है उसको गिन करके कर लेते हैं। इसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम एक जीवित संवहन ऊतक है। ये पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो पत्तियों तक पहुंचाने का काम हो गया जाइलम का, और पत्ती से भोजन को अन्य भाग पहुंचाने का काम हो गया फ्लोएम का। प्रकाश संश्लेषण बहुत कॉमन शब्द है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक पादप है, पौधा है, उसको मिला सूर्य का प्रकाश, उसको मिला क्लोरोफिल, उसको मिला कार्बन डाइऑक्साइड, उसको मिला जल, तो उसने क्या किया? अपने लिए फूड बना लिया। फूड वो तो खाता नहीं, हम ही खा जाते हैं सब उसका। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होती है, इसको याद रखिएगा। आप एक्सरे मारोगे तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश में बैगनी, नीला और लाल रंग को ही ग्रहण करता है। तो 3 रंगों में खूब बढ़िया होता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो सबसे ज़्यादा होती है वो लाल रंग के प्रकाश में है, और सबसे कम जो होती है वो बैगनी रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया, पराबैंगनी, हरे रंग, पीली रंग और रक्त प्रकाश, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलेंगे तो प्रकाश संश्लेषण जो है बढ़ेगा, परंतु जब 37 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण धीरे धीरे घटने लगेगा। तो सूर्य की ताप भी एक लिमिट तक ही काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, एक निश्चित स्तर तक अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी, लेकिन एक समय बाद क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव जो है बेकार हो जाएगा और प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो घटने लगेगी। जल के अभाव में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। पादप हार्मोन क्या होते हैं? पादप में, पौधे में पहुंच गए हम लोग। तो ऑक्जिन है। ऑक्जिन क्या करता है? तने की वृद्धि में सहायक होता है और वृद्धि निरोधी होता है, वृद्धि को रोक देता है, ध्यान रखिएगा। और जड़ और स्तंभ की वृद्धि में नियंत्रण रखते हैं। ठीक है। खरपतवार नाशक भी है ऑक्जिन। ऑक्जिन जो है खरपतवार को मार देता है। ऑक्जिन यूज कर लीजिए आप, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा।